ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 431। सावधान, गधा दुबका हुआ है। इससे पहले वांग बाओले उस क्षेत्र से दूर था और सरनी संरचना को फिर से सील करने में व्यस्त था, जिसके कारण उसे देर हो गई। हालांकि वह बहुत चिंतित था और इसलिए उसने अपनी सबसे तेज गति से क्रूजर चलाया। इसके अलावा जिस क्षण वह पास पहुंचा, उसने अपनी सारी शारीरिक गति को प्रकट कर दिया। अपनी क्रूजर की गति के साथ साथ अपनी शारीरिक गति का लाभ उठाते हुए वह इतना तेज था कि उसने खुद की एक छवि बनाई, जिसके परिणामस्वरूप एक धरती को हिला देने वाला जोरदार धमाका हुआ। अपनी कृपाण के साथ अपनी ऊर्जा के एकीकरण ने तूफान में काले मगरमच्छ को और भी स्पष्ट कर दिया। अभी जोरदार धमाके के साथ वह उन लोगों की भीड़ को पार कर गया जिन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था और तुरंत अजगर के पास पहुंच गया। अजगर की कान चीरने वाली दहाड़ का दूसरों पर असर हुआ, लेकिन वांग बाओले दहाड़ के भीतर डार्क आर्ट का विरोध कर सकता था क्योंकि उसके पास डार्क फायर था। हालांकि डार्क आर्ट के अलावा अजगर की दहाड़ को उसकी खुद की साधना से भी बढ़ावा मिला था। इसलिए वांग बाओले को भी लगा कि जैसे ही वह अजगर के पास गया, उसका शरीर फट जाएगा। उस पल उसके शरीर में हरे कमल का कार्य पूरी तरह से प्रकट हो गया। वांग बाओले के शरीर में रिकवरी के लक्षण दिखाई दिए जो आश्चर्यजनक गति से हुए। जिस क्षण आंसू दिखाई दिए वे तुरंत ठीक हो गए, इस तरह से कि वांग बाओले बाल बाल ये सुनिश्चित कर सके कि उसका शरीर सुरक्षित रहे। हालांकि पूरी प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। इसके बावजूद अभी वांग बाओले के पास इस तरह के मुद्दों पर चिंता करने का समय नहीं था। वह जोर से दहाड़ा और जब सभी आश्चर्यचकित हो गए तो उसने अपनी कृपाण से अजगर की पहले से ही घायल खोपड़ी पर सीधा वार किया। हवा में बादलों के घूमने से आकाश और पृथ्वी अंधकार में हो गए। कृपाण का वार, जिसमें वांग बाओले ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, अजगर के सिर पर पहले से लगी खोपड़ी की चोट पर लगा। दूर से देखने पर कोई भी अजगर के सिर पर लगी चोट को एक काले मगरमच्छ की तरह जोर से काटता हुआ देख सकता था, मानो वह उसे फाड़ देना चाहता हो। अगर वह असली मांस और खून होता तो अजगर निश्चित रूप से दर्द से चीख रहा होता। हालांकि वह सिर्फ एक कठपुतली थी जो केवल सहज रूप से इसे महसूस कर सकती थी और वास्तविक दर्द महसूस नहीं कर सकती थी। अभी संकट को महसूस करते हुए और एक बार फिर अपने सिर पर हमला होने पर उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी जो चेनम्यू का प्रतिनिधित्व करती थी। वांग बाओले, मर जाओ! चेनम्यू अपने गुप्त एकांत कक्ष में चिल्लाया। वह जिस अजगर को नियंत्रित कर रहा था उसने जोर से दहाड़ लगाए और उसकी घायल पूंछ वांग बाओले की ओर जोर से झपटी, मानो वह गंभीर चोट लगने के बावजूद उसे मारना चाहती हो। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, पलक झपकते ही। अजगर की पूंछ को तेजी से पास आते देख वांग बाओले की आंखों में तुरंत एक ठंडी नजर दिखाई दी और उसने तुरंत एक शब्द कहा, दबाओ। जिस क्षण उसने ये शब्द कहा, नए शहर का सरणी गठन क्षतिग्रस्त होने के बावजूद सक्रिय हो गया। इसने एक आश्चर्यजनक शक्ति का उपयोग किया जो अजगर के शरीर पर उतरते ही अजगर को दबाने और कैद करने में सक्षम लग रही थी। वास्तव में अगर शहर की सरणी संरचना क्षतिग्रस्त नहीं हुई होती या उसे रक्त के रंग के कोहरे या अजगर के हमलों का सामना नहीं करना पड़ता, तो इसका कोई भी खंड सक्रिय सरणी संरचना को शहर के सामने मौजूदा संकट को हल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि चूंकि 3 खंडों में लगातार समस्याएं सामने आईं, इसलिए सरणी संरचना को केवल बलपूर्वक सक्रिय किया जा सका। इसके अलावा वांग बाओले अपनी सीमाओं को पार नहीं कर सकता था। एक बार जब सरणी संरचना नष्ट हो गई और रक्त के रंग का कोहरा प्रवेश कर गया तो परिणाम बहुत अधिक होंगे। इसलिए वह केवल दमनकारी बल बनाने के लिए इसे बढ़ावा देने के रूप में उपयोग कर रहा था। अजगर अपनी पूंछ के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था, कांप रहा था। इस क्षणिक विराम का उपयोग करते हुए वांग बाओले ने धीरे से आह भरी। अपने दिल में दर्द को सहन करते हुए उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। उसने धार्मिक आयुध को छोड़ दिया और जोर से दहाड़ते हुए पीछे हट गया। विस्फोट! जिस क्षण वांग बाओले ने यह कहा, अजगर के सिर में लगी धार्मिक आयुध तलवार से बहुत तेज गर्मी निकलने लगी। उस पर लिखे शिलालेख तुरंत ही गंदे हो गए और भीतर से विनाश का संकेत फैल गया। पलक झपकते ही एक भयावह तेज धमाका हुआ और धार्मिक आयुध टुकड़े टुकड़े हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके भीतर की विनाशकारी शक्ति अजगर की ओर बढ़ते तूफान की तरह थी। धार्मिक आयुध के टुकड़े तेज गति से सभी दिशाओं में जा रहे थे, जिनमें से लगभग सभी अजगर के सिर में घुस गए, जिससे उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह तुरंत टुकड़ों में टूटने वाला है। उसी समय उसके शरीर से बड़ी मात्रा में रक्त की हुई ताज़ा रक्त की तरह बाहर निकल आया। दूर से देखने पर कोई भी देख सकता था कि काला मगरमच्छ अपनी अंतिम महिमा का प्रदर्शन कर रहा था। जिस क्षण धार्मिक आयुध ने स्वयं विस्फोट किया, उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना किसी सीमा के फैल गया हो और अजगर को पूरा निगल गया हो। उस क्षण कोहरा छा गया और बाहरी लोग अंदर का भाग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। इसके बजाय उन्होंने केवल अस्पष्ट रूप से अजगर और मगरमच्छ को एक दूसरे को पागलों की तरह कुतरते हुए देखा।
जिस क्षण निगलने और धुंधलापन हुआ, एक ध्वनि जो पहले से कहीं अधिक तेज थी, एक बार फिर से गूंजी, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इससे आकाश काला हो गया और बादल मंडरा उठे, और प्रभाव की एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। शुक्र है कि वांग बाओले ही वह व्यक्ति था जिसने धार्मिक आयुध को विस्फोटित किया। इसके साथ ही इस तथ्य के साथ कि वह शारीरिक रूप से मजबूत था और समय रहते प्रभाव को चकमा दे सकता था और साथ ही साथ सरणी गठन की सुरक्षा शक्ति को सक्रिय कर सकता था, वह प्रभाव से बचने में सफल रहा। हालांकि वह अभी भी प्रभावित था और पीछे हटते समय उसके मुंह से ताज़ा खून बह रहा था, वह मारा हुआ था। जिस क्षण वह पीछे हटा, जो कि वह क्षण भी था जब धार्मिक आयुध स्वयं विस्फोटित हुआ, जोरदार धमाके अंतहीन रूप से गूंजते रहे। आखिरकार अजगर के शरीर से चटकने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि हर कोई राहत की सांस ले पाता, अजगर ने स्वयं विस्फोटित धार्मिक आयुध से उत्पन्न कोहरे में लिपटे हुए दहाड़ लगाए। दहाड़ सभी दिशाओं में फैल गई और यह किसी जानवर द्वारा उत्पन्न की गई दहाड़ से अलग थी। इसके बजाय यह एक पागल द्वारा उत्पन्न तीखी चीख की तरह थी। जैसे ही यह गूंजी, गंभीर रूप से घायल अजगर ने और अधिक रक्त रंग का कोहरा छोड़ा। कोहरा फैला नहीं, इसके बजाय इसने एक विशाल भ्रामक अजगर का सिर बना दिया जिसने काले मगरमच्छ के शरीर को निगल लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। पहले हुए हमलों की श्रृंखला पहले से ही उनकी कल्पना से परे थी, क्योंकि वे तुरुप के पत्तों के एक डेग की तरह फेंके जा रहे थे। इसके अलावा वांग बाओले ने भी बलिदान दिया और अपने धार्मिक आयुध को विस्फोटित किया। इसके बावजूद अजगर फिर भी स्थिति को बदलने में कामयाब रहा। दोनों पक्षों के बीच साधना के स्तर में भारी अंतर को केवल संख्या के आधार पर पाटा नहीं जा सका। जब सभी लोग सदमे में थे, मगरमच्छ को खाने के बाद अजगर के शरीर के भीतर से रक्त क्यूई की प्रचुर मात्रा फैल गई। रक्त क्यूई में भयंकरता की भावना थी और अजगर की आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। यह कोहरे से बाहर निकल आया, जिसका लक्ष्य था वांग बाओले। इसने कोई आवाज़ नहीं की, लेकिन जिसने भी अजगर को देखा, वह यह महसूस करने में सक्षम था कि अजगर के शरीर से मारने का एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत इरादा निकल रहा था। यह इतना तेज था कि वांग बाओले, जो भी तेज था और अजगर के पास आने से पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया था, आसानी से अजगर द्वारा पकड़ा गया। उसी समय इसकी साधना में हलचल बड़े पैमाने पर हुई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह खून के रंग का सूरज बन गया है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला रहा है। वांग बाओले का दिमाग जोर से गूंज रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। हालांकि उसके पास बहुत ज़्यादा विचार करने का समय नहीं था। वह अजगर पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रहा था और हर सेकंड उसकी आंखों में बड़ा होता जा रहा था। जीवन और मृत्यु की प्रबल भावना ने उसे सहज रूप से सरणी गठन को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया ताकि इसे रोकने का प्रयास किया जा सके। इसके अलावा भले ही नया शहर पूरी तरह से बदल नहीं गया था, फिर भी उसने अवचेतन रूप से इसे अनंत किले को सक्रिय करने का आदेश दिया। बाहरी लोगों को प्रतिरोध के संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी नज़र में अजगर द्वारा लक्षित वांग बाओले के बचने की कोई संभावना नहीं थी। चाहे वह जिन डोमिंग हो, कोंग दाओ हो, लिनत्यानहा हो या आसपास के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक हों, किसी के पास उसकी सहायता करने और उसे बचाने की क्षमता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार वांग बाओले बिना किसी संदेह के मर जाएगा। इसलिए काले वस्त्र पहने हुए आदमी ने, जो मूल रूप से दूर से सब कुछ देख रहा था, पास जाना चुना। वह पास की एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर दिखाई दिया और वांग बाओले की मौत की ओर ले जाने वाली घटनाओं को देख रहा था। आखिरकार उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखी गई, जो उसके वस्त्र से ढकी हुई थी। उसी समय उसकी आंखों में एक विचित्र और लालची नज़र चमक उठी और उसके शरीर से एक ठंडी आभा निकल रही थी। वांग बाओले की आसन मृत्यु को महसूस करने पर उसने पास जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या ऐसा कोई मौका है कि वह वांग बाओले के शरीर में डार्क फायर को सोख सकता है जब वह मर रहा हो। काले वस्त्र पहने हुए आदमी ने अच्छी तरह से समझा कि डार्क फायर डार्क चाइल्ड का प्रतीक है और यह उनकी पात्रता का भी प्रतीक है। इस पात्रता को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था, लेकिन डार्क चाइल्ड की मृत्यु पर अभी भी एक मौका था कि कोई व्यक्ति अपने लिए डार्क फायर को सोख सकता था। एक बार जब मैं सफल हो गया, काले वस्त्र वाले व्यक्ति की आंखों में एक तीव्र इच्छा प्रकट हुई। अनजाने में वह करीब आ गया, लेकिन जिस क्षण वह युद्ध के मैदान को देखते हुए करीब पहुंचा, एक अचानक परिवर्तन हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी और जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये सरणी गठन द्वारा प्रतिरोध का प्रदर्शन नहीं था, न ही यह शाश्वत किले की सक्रियता थी। इसके बजाय जिस क्षण ये दो घटनाएं होने वाली थीं, अजगर, जो मारने के इरादे और तीव्र क्रूरता के साथ वांग बाओले पर हमला कर रहा था, अचानक वांग बाओले से 100 फीट दूर रुक गया। उसका विशाल सिर अचानक मुड़ा, काले वस्त्र वाले व्यक्ति की दिशा में देख रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। जिस क्षण वह देखने के लिए मुड़ा, उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होठों को चाटा। उसकी बेजान आंखों में अचानक संघर्ष के संकेत दिखाई दिए, जैसे कि किसी तरह की सहज प्रवृत्ति जागृत हो रही हो। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था।
वान बाओले अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार था। वह विशाल अजगर को रोकने के लिए अपने अंतिम उपाय का उपयोग करने और पूरे शहर को अनंत किले में बदलने के लिए तैयार था। ऐसा करने के लिए समय की आवश्यकता थी। नया शहर बहुत बड़ा था। इसके परिवर्तन को चरणों में करने की आवश्यकता थी। अनंत किले में बदलने के बाद इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि परिवर्तन से शहर को बहुत नुकसान भी होगा। उसके पास ऐसा करने के लिए वर्तमान में कोई समय नहीं था। एक बार जब वह प्रक्रिया को सक्रिय कर देता तो पूरा नया शहर नष्ट हो जाता। हालांकि ये बैठे बैठे बत्तख बनने से बेहतर था। वान बाओले ने अपनी पूरी ताकत से लड़ने का मन बना लिया था। हालांकि विशाल अजगर के अजीब व्यवहार से पहले उसे अभी तक अपनी योजना का एहसास नहीं हुआ था। खासकर जिस तरह से अजगर ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे। ये बिल्कुल सामान्य क्रिया की तरह लग रहा था, लेकिन किसी तरह वान बाओले को ये बेहद परिचित लगा। वह अकेला नहीं था जो जम गया था। उसके आसपास के सभी लोगों ने भी ऐसा ही किया था। यहाँ तक कि पास में खड़े काले कपड़े पहने आदमी ने भी ऐसा ही किया था। उसकी आंखों में सदमा लगा और वह थोड़ा हैरान लग रहा था। जबकि भीड़ विशाल अजगर की अजीब हरकत से स्तब्ध थी, विशाल अजगर की आंखों में संघर्ष गायब हो गया। इसकी जगह अचानक एक चमकदार रोशनी ने ले ली। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और एक तीखी दहाड़ लगाए। बेटा, आवाज़ फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी के कान के पर्दे को चीर सकती है। ये सभी दिशाओं में गड़गड़ाहट कर रहा था। विशाल अजगर एक तरफ मुड़ गया, अब वान बाओले की ओर नहीं बल्कि दूर के आकाश की ओर, जहां सभी की नज़र में कुछ भी नहीं था। इसके बजाय वह उस दिशा में भाग गया। ये बहुत बहुत तेज था, पहले से भी ज्यादा तेज। इसकी चपलता और गति पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इसने भीड़ को यह एहसास दिलाया कि इसे पहले किसी और ने नियंत्रित किया था और अब ये जीवित हो गया है। इसकी आश्चर्यजनक गति, इसकी अचानक चपलता और इसकी दहाड़ सभी काले वस्त्र पहने आदमी की आंखों में अविश्वसनीय लग रहे थे। वह समय रहते भागने में सक्षम नहीं था। पलक झपकते ही विशालकाय अजगर उसके पास आया और अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। काले वस्त्र पहने हुए आदमी को सदमा लगा। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विशालकाय अजगर ने अपना मुंह उसके शरीर पर दबा लिया था और उसे पूरा निगल लिया था। उसी समय दिव्यायुध प्रलय के अंदर दीवार के पीछे उस अज्ञात क्षेत्र में जहां दिव्यायुध विश्राम कर रहा था, एक चीख सुनाई दी जो बेहद प्राचीन, अविश्वसनीय रूप से उग्र और अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय थी। असंभव, यह असंभव है। कठपुतली नियंत्रण से बाहर क्यों हो गई? धिक्कार है। यह मुझे कैसे देख सकती है? यह मेरी आत्मा को कैसे चोट पहुंचा सकती है? ये गलत है। कुछ गलत हुआ होगा। दिव्य आयुध प्रलय के सबसे गहरे स्तर में बिना रुके दहाड़ और चीखें गूंज उठीं। अगर वान बाओले वहां होते तो वे उन्हें सुन पाते। आवाज पागलपन और अविश्वास से भरी थी। यह अविश्वसनीयता से भरी थी। काले वस्त्र पहने हुए आदमी का असली रूप ये समझने में असमर्थ था कि उसके क्लोन को क्यों निगला गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी योजना बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रही थी। वह पुरस्कार पाने ही वाला था कि उसी क्षण कुछ अप्रत्याशित हुआ। यह एक दुर्घटना हो सकती है। हालांकि काले वस्त्र पहने हुए आदमी को यह नहीं पता था कि नए शहर में प्रवेश करने के पहले दिन से ही एक गधे ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया था और उसकी गंध का पता लगा रहा था। तब से वह उसका शिकार कर रहा था। अभी नए शहर के अंदर विशालकाय अजगर ने काले वस्त्र पहने हुए आदमी को निगल लिया था, जिसे कोई नहीं देख पाया था। फिर उसने अपनी दुम हवा में हिलाए और अचानक घूम गया। उसकी आंखें संतुष्टि से चमक उठीं। फिर उसने वान बाओले को देखा। उसने अपनी गर्दन पीछे की ओर सिकुड़ी और सहज रूप से अपनी आंखों में मासूमियत का भाव दिखाया। वह शर्मीला लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि वान बाओले को पता चल जाएगा कि उसने अभी कुछ अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट खाया है। वान बाओले बहुत पहले ही अचंभित हो चुका था। पहले की चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। अपनी हैरानी में उसने विशालकाय अजगर के चेहरे पर भाव देखा। काले वस्त्र पहने आदमी ने जो अविश्वास का अनुभव किया था, वही भाव वान बाओले के मन में उमड़ पड़ा। वह चीख और वह भाव वान बाओले के लिए बिल्कुल परिचित थे। वह अपने अगले शब्दों को रोक नहीं सका। भागो। जैसे ही वान बाओले ने यह कहा, चेन म्यू के एकांत स्थान के अंदर चेन म्यू के चेहरे पर नीली नसें उभर आईं। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाए। पागलपन ने उसकी आंखों को रंग दिया और उसके हाथों ने कठपुतली पर नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करते हुए हाथों की एक श्रृंखला बना ली। कुछ रुकावटों के बावजूद सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि उसने अचानक कठपुतली पर नियंत्रण खो दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे नियंत्रण छीन लिया हो। इसने चेन म्यू को पागल कर दिया। वह चुपचाप नहीं रह सकता था। उसने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन कठपुतली की लगाम छीनने वाली इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी। वह नियंत्रण हासिल नहीं कर सका। चेन म्यू ने फिर से चिल्लाया, मेरी कठपुतली, कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। चिल्लाते हुए उसने कठपुतली को नियंत्रित करने वाले छोटे ड्रम को बाहर निकाला।
उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और ड्रम पर खून का एक टुकड़ा थूक दिया जिसमें उसकी साधना और उसकी जीवन शक्ति थी। खून ने छोटे ड्रम को दाग दिया जिससे उसका नियंत्रण बढ़ गया। चेन म्यू ने अपनी कार्रवाई को प्रभावी होते देखा और सावधानी बरती। उसने अपने जीवन ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरे खून के 3 और कौर थूके। खून के हर कौर के साथ उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगीं। जब उसने चौथा कौर थूका तो वह युवा नहीं रहा, बल्कि उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे और वह 50 साल का लग रहा था। प्रभाव बहुत बढ़िया साबित हुआ। जैसे ही खून ने छोटे ड्रम को दाग दिया, युद्ध के मैदान में विशाल अजगर, जिसने वांग बाओले के शब्दों को सुना था और जवाब देने वाला था, अचानक कांप उठा। गधे की आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। चेन म्यू की पागलपन भरी नज़र फिर से उभर आए। गधे ने हार नहीं मानी। वह एक तरफ धकेले जाने को तैयार नहीं था और उसने वापस लड़ने की कोशिश की। विशालकाय अजगर कांप उठा, ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा पागल हो गया है। उसकी आंखों में संघर्ष के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए। उसकी आंखों के जरिए उसके आसपास की भीड़ विशालकाय अजगर के भीतर की दुनिया को देख सकती थी। उसके भीतर हजारों खून के रंग की आत्माएं थीं। ये खून के रंग की आत्माएं एक गधे के चारों ओर घूम रही थीं जो स्पष्ट रूप से उनसे कई गुना बड़ा था। वे उसे दबाते हुए और उसे निगलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे। गधा बड़ा और ताकतवर लग रहा था, लेकिन खून के रंग की आत्माएं बहुत ज्यादा थीं। गधा धीरे धीरे हारने वाले छोर की ओर खिसक गया। ये दृश्य आसपास के लोगों को डराने लगा। उन्हें स्थिति समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन वे तुरंत समझ गए कि किसी ने कठपुतली बनाने के लिए उन आत्माओं का शोषण करने या उन्हें इकट्ठा करने के लिए किसी तरह के साधन का इस्तेमाल किया है। गधा उन पीड़ितों में से एक था। इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड ने कठपुतली पर अपना नियंत्रण पूरा करने और पहले के विनाश और नरसंहार को हासिल करने के लिए आत्माओं का इस्तेमाल किया था। ये तब तक था जब तक गधा जाग नहीं गया और नियंत्रण के लिए लड़ाई शुरू नहीं कर दी। उन सभी को ये स्पष्ट था कि उन्हें मास्टरमाइंड को कठपुतली पर फिर से नियंत्रण हासिल करने से रोकना था। अन्यथा कठपुतली की अचूकता के साथ उनके पास वापस लड़ने और इसे नष्ट करने का कोई साधन नहीं था। वे सभी मारे जाएंगे। जैसे ही ये विचार उनके दिमाग में आए, वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, चले जाओ, अगर तुम ये लड़ाई हार गए तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी में कभी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जैसे ही वांग बाओले ने यह कहा, गधा स्पष्ट रूप से कांप उठा। वह पागल हो गया और खून के रंग की आत्माओं के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसने कठपुतली पर से नियंत्रण वापस छीनने की कोशिश की। वांग बाओले ने उसके शब्दों का असर देखा और उत्साहित हो गया। चले जाओ, अपना सब कुछ दे दो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए शानदार भोजन का इनाम दूंगा। पूरे 1 महीने के लिए तुम जो चाहो खा सकते हो। तुम जी भरकर खा सकते हो। इससे गधे को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया। गधे ने अचानक जोश में आकर अपनी लड़ाई और तेज कर दी। उसे लड़ाई जीतने के संकेत मिलने लगे, लेकिन चेन म्यू हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक और मुंह खून थूका और फिर से अपने पक्ष में रुख मोड़ लिया। कोई नहीं देख सकता था कि चेन म्यू ने क्या किया था, लेकिन हर कोई देख सकता था कि गधे को दबाया जा रहा था। उस पर कोंग दाव ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में निश्चय झलक रहा था। उसने जानवर के थैले को अपने ऊपर थपथपाया। तुरंत सफ़ेद फीनिक्स प्रकट हुआ। गधे, जब तक तुम ये जीतते हो, अब से, इस पल से, तुम्हारे और सफ़ेद फीनिक्स के बीच जो भी होता है, मैं अब तुम दोनों के बीच खड़ा नहीं होऊंगा। उसके शब्द अंतिम जानलेवा हमले की तरह थे। गधे की आंखें लाल हो गईं और उसकी शक्ति फूट पड़ी। दहाड़ते हुए उसने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। उसने चेन म्यू की इच्छा के अनुसार रक्त रंग की आत्माओं को रौंद दिया और उन्हें मिटा दिया। उसने उन पर काबू पा लिया और एक बार फिर कठपुतली पर नियंत्रण कर लिया। जैसे ही उसने नियंत्रण किया, चेन म्यू के सामने का छोटा रक्त रंग का ड्रम फट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। विस्फोट से उसे भी नुकसान हुआ। चेन म्यू ने दर्द भरी चीख निकाली। उसने मुंह से खून थूका और उसका शरीर सिकुड़ गया। केवल उसकी आंखें भयंकर आक्रोश और पागलपन से चमकती रहीं। नहीं, वह नाराज था। वह गधे से हार गया। वह पछतावे से पागल था। उसे गधे को छूना नहीं चाहिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गधा दसियों हजार सिंहपन्नी को निगल जाएगा, न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि कठपुतली का स्वामी बनने के लिए। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। चेन म्यू की दृष्टि काली हो गई क्योंकि उसने खून थूक दिया। प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी। उसका गुस्सा सीधे उसके दिल में उतर गया था। वह बगल की ओर झुका और बेहोश हो गया। जब चेन म्यू नए शहर में युद्ध के मैदान में बेहोश पड़ा था, तो वांग बाओले सहित हर कोई अपनी आंखें चौड़ी करके और अपना मुंह खोलकर विशालकाय अजगर को देख रहा था। भले ही वे महसूस कर सकते थे कि वांग बाओले के गधे ने कठपुतली पर नियंत्रण कर लिया था, वे विशालकाय अजगर से सावधान रहे, जिसने खुद को अत्यधिक हिंसक और क्रूर दिखाया था।
जैसे ही भीड़ ने सतर्कता और सावधानी से देखा और जैसे ही वांग बाओले की सांसें स्थिर हुईं, गधे द्वारा कब्जा किए गए विशालकाय अजगर ने अचानक कांपना शुरू कर दिया। ये सिकुड़ने लगा, विशालकाय अजगर का बाहरी रूप गायब हो गया और यह छोटा होता गया। अंत में 4 पैर बाहर निकल आए। विशालकाय अजगर का सिर सिकुड़ गया और लंबा हो गया। पूरे परिवर्तन में लगभग 2 दर्जन सांसें लगीं। विशालकाय अजगर पूरी तरह से गायब हो गया और गधे के रूप में सभी के सामने फिर से प्रकट हुआ। गधे ने खुद को हिलाया क्योंकि उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई थी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर का निरीक्षण किया। उसकी आंखों में खोई हुई सी झलक थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले जो हुआ था वह एक सपना था और वह अभी जागा था। वह अभी भी जो कुछ हुआ था उससे अपरिचित था। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग उसे कितनी अजीब निगाहों से देख रहे थे और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह उछलकर वांग बाओले के पास आ गया। वह सावधान लग रहा था और साथ ही मासूमियत का दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। उसने वांग बाओले को घूरा और अपना सिर उसके बछड़े से टकराया, मानो वांग बाओले का पक्ष लेना चाहता हो। वह पूरी तरह से आज्ञाकारी लग रहा था, मानो वांग बाओले से विनती कर रहा हो कि वह उसे न खाए। वांग बाओले ने सहज रूप से अपने पैर को लात मारी। फिर उसे याद आया कि विशालकाय अजगर कितना भयानक था और वह हिचकिचाया। उसे डर था कि गधा एक ही लात के बाद बदल सकता है। गधा इतना बुरा नहीं है, मुझे हमेशा इसे नहीं मारना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे डर लगता है। वांग बाओले ने खुद को सांत्वना दी। वह अंदर से जो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था वह अभी भी उसे लहरों में भर रही थी, जो उसे असहनीय महसूस करा रही थी। गधे ने खुद को एक साधारण राइफल से तोप में बदल लिया था और अब वह गधा नहीं रहा। वांग बाओले को डर था कि अगर वह इसका दुरुपयोग करता रहा तो यह उस पर हमला कर सकता है और दुरुपयोग को उलट सकता है। उसकी साधना केवल पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में थी, जबकि विशाल अजगर पूर्ण कोर गठन क्षेत्र में था। उन्हें अलग करने वाली खाई ने वांग बाओले को इस शक्ति संबंध में बेटे की तरह महसूस कराया। जबकि वांग बाओले उदास था, उसके आसपास के बाकी लोग सतर्क थे। जिन लोगों ने अपने साथियों को विशाल अजगर द्वारा मार डाला था वे असंख्य भावनाओं का अनुभव कर रहे थे। गधा भी उतना ही घबराया हुआ था। वह अपने आसपास के कुछ लोगों की आंखों में हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था और उसके मालिक ने उसे लात नहीं मारी थी, जो दुर्लभ था। उसकी युवा आत्मा कांप उठी। उसे खतरे का बहुत ज्यादा एहसास हुआ और उसकी आंखों में डर भर गया। उसने कई बार वांग बाओले के बारे में सोचा कि वह उसे मार कर खा जाएगा और उसे मार देगा, और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह घबरा गया और वांग बाओले को खुश करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर वांग बाओले का हाथ चाटा। गधे के चाटने से वांग बाओले को गुस्सा आया, लेकिन गधा बहुत ज्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। उसने बाल्टी भर लार टिपकाए और वांग बाओले के हाथ को चाटने से गीला कर दिया। वांग बाओले ने उसे घूर कर देखा। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और आदत से बाहर गधे को लात मार दी। जैसे ही उसका पैर बाहर निकला, वांग बाओले को तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वह अपना पैर वापस खींचना चाहता था, लेकिन गधे की आंखें चमक उठीं। उसने अचानक तेजी से दौड़ लगाए, लात से बचने के लिए नहीं बल्कि सीधे उस पर हमला करने के लिए। वह थोड़ी दूर उड़ गया। ये नज़ारा देखकर वांग बाओले के चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति उभरी। गधा आश्वस्त लग रहा था, जब तक उसे अपनी मार मिलती रहेगी सब ठीक हो जाएगा। वह खुशी खुशी उछलता रहा और रेंकने लगा। बेटा बेटा। गधे की रैंक सुनकर वांग बाओले का दिल पिघल गया। हालांकि उसने कुछ साधकों की आंखों में जटिल भाव और उनके द्वारा प्रकट की जा रही हत्यारी मंशा को देखा था। वह जानता था कि इस घटना में अपनी भूमिका के कारण गधा आसानी से दूसरों के क्रोध का शिकार हो सकता है। इसका गधे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस तरह के सार्वजनिक गुस्से से छुटकारा पाना मुश्किल था। विशाल अजगर की प्रबल शक्ति और गधे द्वारा अचानक दिखाई जा रही आज्ञाकारिता के बीच का अंतर आसानी से लोगों को बाद वाले पर अपना गुस्सा निकालने के लिए प्रेरित कर सकता था। वांग बाओले के दिमाग में अनगिनत विचार उभरे। गियर तेजी से घूमने लगे। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और गधे के सामने खड़ा हो गया, उसे फिर से लात मारी और उग्र रूप से दहाड़ने लगा। तुम्हें अभी भी रैंकना आता है? गधे को लात लगते ही वह चिल्लाने लगा। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन चिल्लाना उसके लिए सहज हो गया था। जैसे ही वह चिल्लाया, वांग बाओले ने उसके लंबे कान को पकड़ लिया और उसे जोर से पीटा। गधा कांप उठा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह संघर्ष करने ही वाला था कि वांग बाओले ने उसे घूर कर देखा। तुम भले ही मासूम हो, तुम्हें शायद विशाल अजगर ने निगल लिया हो और तुम भी उसका शिकार हो, लेकिन अब सभी को बहुत बुरा लग रहा है। तुम फिर भी रैंकने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? वांग बाओले ने दहाड़ लगाए। उसने गधे को मुक्का मारा और लात मारी। वह प्रदर्शन नहीं कर रहा था, बल्कि गधे को अच्छी तरह पीट रहा था। गधे को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। फिर उसने वांग बाओले की आंखों में देखा। उसे लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है और वह पूरी ताकत से रोने लगा।
वह रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। भीख मांगने से कोई फायदा नहीं है। भले ही आपने हम सभी को बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया हो, भले ही आपके बिना हम सभी खत्म हो जाते, फिर भी मुझे आपको हराना है। और भले ही आपने कठपुतली पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया हो, नए शहर को आसन खतरे से बचा लिया हो और हम सभी की जान बचा ली हो, फिर भी मुझे आपको सबक सिखाना है। वान बाओले ने बाकी लोगों को देखते हुए गधे को मारना जारी रखा। गधे को लग रहा था कि वह समझ गया है कि क्या हो रहा है और वह और जोर से रोने लगा। ये दयनीय लग रहा था। ये दृश्य देखकर उनके आसपास के सभी लोग चौंक गए। धीरे धीरे उनके चेहरों पर अजीब भाव उभरने लगे। वे सभी समझ गए कि वान बाओले क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से यह बताने की कोशिश कर रहा था कि इसका गधे से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में गधे ने उन सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया था और उनकी जान बचाई थी। इसके अलावा वह पहले से ही उसे सबक सिखा रहा था। उन्हें अपने गुस्से और क्रोध को गधे पर बेवजह लक्षित नहीं करना चाहिए। वह जो संदेश देने की कोशिश कर रहा था, वह अब सूक्ष्म संकेत नहीं बल्कि स्पष्ट घोषणाएं थीं। युद्ध में मारे गए साथियों के साथ वे चुप हो गए और अंदर ही अंदर आहें भरने लगे। वान बाओले ने उनके चेहरों पर भाव देखे और आखिरकार अपने दिल को शांत किया। हालांकि उसे पूरा अभिनय करना था। उसने गधे को फिर से लात मारी और उसे फिर से देखा। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। तुरंत उसके हाथ में उसकी धार्मिक आयुध तलवार दिखाई दी। उसने गधे का सिर पकड़ लिया, दूसरे हाथ में अपनी तलवार ली और चिल्लाया, मेरे साथी दाववादियों, इस गधे ने हमारी जान बचाई होगी। हम इसके बहुत बड़े कर्जदार हो सकते हैं। यह एक शिकार भी हो सकता है, लेकिन विशाल अजगर ने बहुत से साधकों को खा लिया है। मुझे इस निर्दोष गधे को मारना होगा और उनकी मौत का बदला लेना होगा। जैसे ही वान बाओले ने ये कहा, लिन त्यानहाओ तुरंत अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ आगे बढ़ा। उसने जोर से कहा, नगर के स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। गधा निर्दोष है। हमें इस पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। चारों दाव कॉलेजों के लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे, क्योंकि वे भी जल्दी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने वान बाओले को रोकने की कोशिश की। कोंग दाव ने आह भरी, खुद भी कुछ शब्द कहे। हालांकि सभी जानते थे कि यह केवल एक प्रदर्शन था, लेकिन वे ये भी समझ गए कि वान बाओले क्या करने की कोशिश कर रहे थे। जिन डोमिंग भी व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। उन्हें पता था कि वान बाओले मुख्य रूप से उनकी वजह से ऐसा कर रहे थे, लेकिन जिन डोमिंग ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो तर्क नहीं समझते थे। उन्होंने गंभीरता से कहा, बाओले, आप गधे पर इसका दोष नहीं लगा सकते। इसने बहुत बड़ी सेवा की है। जैसे ही जिन डोमिंग ने यह कहा, उनके बगल में बैठे कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक ने भी गहरी सांस ली। गधे को घूरते हुए उसने आह भरी, ये गधा असाधारण है। कठपुतली के साथ विलय के बाद ये कठपुतली के नियंत्रण से मुक्त होने, दूसरे को निगलने और इसके बजाय नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहा। इसने मास्टरमाइंड की योजनाओं को रौंद दिया। मास्टरमाइंड ने जो कुछ भी किया है वह सब बेकार है। इससे गधे को ही फायदा हुआ है। ऐसा लगता है कि यह केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में है, लेकिन कौन जानता है, शायद यह एक दिन एक विशाल अजगर में बदल सकता है, पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में। जैसे ही उसने कहा, कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक ने मुड़कर वान बाओले की ओर देखा। उसने अपनी आंखों में ईर्ष्या नहीं छिपाई। वह अकेला नहीं था, बाकी सभी भी ऐसे ही थे। भले ही वे पृथ्वी पर होते, भले ही वह राष्ट्रपति डुआन मुके होते, वह भी इस समय ईर्ष्या से भर जाता। आखिरकार यह एक युद्ध जानवर था जो एक पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवर में बदल सकता था। इस घटना की खबर आने के बाद हर कोई पहले से ही कल्पना कर रहा था कि वान बाओले के गधे की कीमत क्या होगी। ये पहले से ही काफी मूल्यवान था, लेकिन आज के बाद इसकी कीमत आसमान छू जाएगी। यह एक विशेषज्ञ है। लिन त्यानहाओ ने गहरी सांस ली और हौंफते हुए कहा, यह बहुत ही अविश्वसनीय है। जिन डोमिंग को भी तुरंत यही एहसास हुआ। जैसे ही उसने अपनी सांसों में कुछ कहा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा कि क्या उसे वान बाओले से फिर से बात करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या उसके पास वान बाओले से ऐसा अविश्वसनीय विशेषज्ञ खरीदने का कोई मौका है। वान बाओले ने देखा कि भीड़ ने तर्क समझ लिया है और कोई भी गधे पर किसी गलत काम का आरोप सार्वजनिक रूप से नहीं लगाएगा। वह अपने तरीकों से बेहद खुश था। वह सहज रूप से गधे को फिर से लात मारने वाला था, लेकिन फिर उसने लिन त्यानहाओ और जिन डोमिंग की बातें सुन लीं। वह खुद को उस लात को जारी रखने के लिए तैयार नहीं कर सका। विशाल अजगर ने उस पर काफी प्रभाव डाला था। उसे चिंता थी कि वह गलती से गधे को एक लात से बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। तब उसे क्या करना चाहिए? उसने गधे के मालिक के रूप में अपनी स्थिति के बारे में सोचा। उसे इतना हिंसक नहीं होना चाहिए और इसके बजाय छोटे जानवरों पर सावधानी से नहाना चाहिए। उसने अपना पैर पीछे खींचा और गधे के सिर पर प्यार से थपथपाया। उसकी कोमलता ने गधे को डरा दिया। अपने आसपास के लोगों की आंखों से हत्या के इरादे को फीका पड़ते हुए महसूस करने के बाद वह पहले बेहतर महसूस कर रहा था। हालांकि वान बाओले के चेहरे पर जो कोमल और देखभाल करने वाला भाव था, उसने तुरंत उसे कांप दिया।
उसकी आंखों में डर झलक रहा था। वान बाओले गधे के चेहरे पर भाव स्पष्ट रूप से देख सकता था। हताश होकर उसने गधे को फिर से लात मारी। वह थोड़ी दूर तक उड़ गया, लुढ़क गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह अधिक सहज और बहुत खुश लग रहा था। इस प्राणी को क्या हो गया है? वान बाओले हंसने और रोने के बीच उलझा हुआ था। उसे ली वान र से एक आवाज़ मिली। फैंग जिंग के स्वायत्त क्षेत्र में जो कब्रिस्तान दिखाई दिए थे वे अब नियंत्रण में थे। नए शहर को आश्चर्यचकित करने वाला संकट आंशिक रूप से हल हो गया था। यह अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें अभी तक इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं मिला था। वान बाओले के आसपास के साधक अब गधे पर गुस्सा नहीं कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी बदला लेने के लिए भूखे थे। उनकी आंखों में हत्या थी और उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए एक आउटलेट की ज़रूरत थी। वे बदला लेना चाहते थे। वान बाओले ये जानते थे और उनके आसपास के साधक भी समझते थे। हालांकि मास्टरमाइंड उनकी नज़रों से छिपा हुआ था। उसे ढूंढना एक चुनौती होगी। वान बाओले अतीत में अपनी व्यूह रचना के साथ उसे ढूंढने में सफल नहीं हुए थे। हालांकि वर्तमान में चीज़ें बदली हुई लग रही थीं। भागो, यहाँ आओ। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत मुड़ा और गधे को घूरने लगा। गधा चुपके से सतर्क रहा, लेकिन वह फिर भी वान बाओले की ओर तेजी से, प्रसन्नतापूर्वक और आज्ञाकारी ढंग से भागा। उसने अपनी पूंछ को उग्रता से हिलाया, मानो ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हो कि वह वही कर रहा है जो उसे बताया गया था और अपनी जान बख्शने की मांग कर रहा था। तुम मुसीबत में कहाँ पड़ गए? क्या तुम उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हो जिसने तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की थी? वान बाओले ने गधे के सिर पर थपथपाया और पूछा। उनके आसपास के सभी साधक गधे को घूर रहे थे। गधे ने पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि वान बाओले क्या कह रहा था। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर बढ़ाया। उसकी नाक सूंघने लगी। वान बाओले ने भौहें सिकोड़ीं। उसे संदेह होने लगा था कि गधे के माता पिता में से कोई एक विशालकाय कुत्ते जैसा राक्षस रहा होगा। भीड़ को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। गधे की आंखें जल्दी ही चमक उठीं। उसने वान बाओले पर चिल्लाया और तुरंत एक खास दिशा में आगे बढ़ गया। वान बाओले की आंखों में बर्फ की चमक चमक उठी। उसके दिल में हत्या का इरादा जाग उठा और उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत गधे का पीछा किया। जिन डोमिंग ने भी ऐसा ही किया। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक जो मर चुका था, उसका रक्षक था। उस आदमी ने उसके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया था। जिन डोमिंग शायद अपने सामान्य स्वभाव में वापस आ गया हो, लेकिन उसका दिल हत्या के इरादे से उबल रहा था। वह तेजी से वान बाओले के पीछे पीछे चला गया। कोंग दाओ और लिन तियानहाओ ने भी ऐसा ही किया। मास्टरमाइंड के प्रति उनकी नफरत बहुत ज्यादा थी। उनके पास ऐसे लोग भी थे जो मर चुके थे और उन्होंने उन अमूल्य अंतिम हमलों का इस्तेमाल किया था जिन्हें उन्होंने अंतिम उपाय के रूप में रखा था। वे इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। हर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक और उच्च साधना क्षेत्रों के साधक जल्द ही उसके पीछे चले गए। वे एक विशाल सेना की तरह आगे बढ़े। गधा तेज था। जैसे ही वान बाओले उसके पीछे गया, उसकी सांसें तेज होने लगीं। जब उसे एहसास हुआ कि गधा कहाँ जा रहा है, तो वह अपने जानलेवा गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका। वह चेन म्यू के स्वायत्त क्षेत्र की ओर जा रहा था। वान बाओले अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें यह एहसास हुआ था। लिन तियानहाओ, कोंग दाओ और जिन डोमिंग सभी को एहसास हो गया था कि क्या हो रहा है। उन्होंने संकोच नहीं किया। उनके व्यक्तित्व से निकलने वाली जानलेवा मंशा और भी मजबूत हो गई। सेना खून की प्यासी एक तीखी तलवार की तरह थी। वे नए शहर से तेजी से गुजरे और चेन म्यू के स्वायत्त क्षेत्र में घुस गए। स्वायत्त क्षेत्र के अंदर अभी भी 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के बहुत से साधक थे, लेकिन उनकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। उन्होंने वान बाओले और उनकी सेना को देखा। उन्हें नहीं पता था कि वे यहाँ क्यों आए थे, लेकिन उन्होंने शहर पर आए संकट के बारे में सुना था। उनमें से हर कोई वान बाओले और उनके साधकों की सेना से निकलने वाली ज़बरदस्त आभा से घबरा गया था। वे जल्दी से पीछे हट गए और उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि सभी ने ऐसा नहीं किया। अभी भी 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के कुछ साधक थे जो वान बाओले और उनके लोगों को देखकर घबरा गए और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। रुको, हमारे युवा गुरु ने निर्देश दिया है कि कोई भी इन मैदानों में प्रवेश न करे। जैसे ही उन्होंने कहा, वान बाओले के प्रतिक्रिया देने से पहले जिन डोमिंग चिल्लाया, भाड़ में जाए तुम्हारे युवा गुरु। वह हाथ में धार्मिक हथियार लेकर आगे बढ़ा। उनके सामने खड़े 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधक दर्द से चिल्ला उठे और तुरंत पीछे हट गए। चेन म्यू, अगर तुम सच में इस सब के पीछे हो तो मैं, जिन डोमिंग, तुम्हारी खाल उतार दूंगा। जिन डोमिंग की आंखें लाल थीं। उसके चारों ओर मौजूद 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सदस्य घूर रहे थे और झिझक रहे थे। वान बाओले की ठंडी, दृढ़ और अधिकारपूर्ण आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। सभी साधकों, ये तुम्हारे आदेश हैं। जो लोग कानून के रास्ते में खड़े होने की कोशिश करते हैं, उन्हें मौके पर ही मार डालो।
जिन डोमिंग के हिंसक हमले ने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों को चौंका दिया था और उन्हें वहीं रोक दिया था, लेकिन वह उनमें जवाबी हमला करने की इच्छा को रोक नहीं सका। वांग बाओले ने हमला नहीं किया था, लेकिन उसकी स्थिति और उसके अधिकार ने उसके शब्दों को बर्फ से भर दिया था। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सभी सदस्य झिझक रहे थे। उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे वास्तव में जिन डोमिंग और अन्य लोगों से नहीं डरते थे, लेकिन चंद्र घटना के दौरान 5 पीढ़ी के आकाश कबीले ने जो कुछ भी झेला था, उसके बाद वांग बाओले की हिंसक प्रवृत्ति की किंवदंती कबीले में फैल गई थी। अपनी जानकारी के बिना वांग बाओले 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के कई सदस्यों के दिलों में एक भयानक इकाई बन गया था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सभी साधक चुप हो गए। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वांग बाओले और उसके साधकों के समूह को दौड़ते हुए गधे का पीछा करने दिया और उस जगह पर पहुंचने दिया जहां चेन म्यू एकांत में चले गए थे। वे और करीब आते गए। जैसे ही वे उस जगह पहुंचने वाले थे जहां चेन म्यू एकांत में चले गए थे, चेन म्यू, जो पहले बेहोश हो गए थे, सहज रूप से उस खतरे को भांप गए जो आने वाला था। उनकी आंखें अचानक खुली और बैठने के लिए संघर्ष किया। उनकी आंखें खोई हुई लग रही थीं। उन्हें जल्द ही याद आ गया कि उनके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था और उनकी सांसें भारी हो गईं। वांग बाओले, उन्होंने दहाड़ लगाए। वह उस गधे से नफरत करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा नफरत उसे वांग बाओले से थी। आखिरकार गधा वांग बाओले का था। हालांकि उसके दिल में भरी नफरत के बावजूद उसे अभी भी अपने कामों के नतीजों पर विचार करना था। अगर वह सफल हो जाता तो सब ठीक हो जाता, लेकिन वह असफल हो गया। वह कल्पना कर सकता था कि अगर उन्हें पता चल जाता कि कठपुतली की डोरी खींचने वाला वही था, तो उसका क्या हश्र होगा। ये संभव नहीं है। कोई नहीं समझ पाएगा कि यह मैं हूं। चेन म्यू ने खुद को सांत्वना दी। प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी और होश में आने के बाद भी उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली थी। उसने हाँफते हुए एक गोली निकाली, फिर उसे निगल लिया। वह अपने पैरों पर खड़ा होने और आवश्यक तैयारी करने वाला था, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, एक तेज गड़गड़ाहट हुई और उसके सिर के ऊपर विस्फोट हो गया। ये गड़गड़ाहट की तरह था और इसने चेन म्यू के कान के पर्दे लगभग फटने पर मजबूर कर दिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह जल्दी से पीछे हट गया। उसके सिर के ऊपर की छत टुकड़ों में बिखर गई। वह गुप्त कक्ष जिसमें वह था, उसी क्षण कई भागों में विभाजित हो गया। दीवारें और छत ढह गई, जिससे वह खुले में आ गया। जैसे ही विस्फोट हुआ, जिन डोमिंग का सिलहुट सबसे पहले दिखाई दिया। वही था जिसने अपनी तलवार से निवास को टुकड़ों में काट दिया था। जैसे ही टूटे हुए पत्थर उन पर बरसने लगे, वांग बाओले, कोंग दाओ, लिन तियानहाओ और जीवित बचे हुए कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक टूटे हुए पत्थरों से अटे पड़े ढह गए गुप्त कक्ष के चारों ओर दिखाई दिए। जिन डोमिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन और 5 जनरेशन स्काई कबीले के बीच युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? चेन म्यू ने जल्दबाजी में एक तरफ कदम बढ़ाया। हालांकि वह पहले से ही कमजोर अवस्था में था। वह हमले से पूरी तरह से बचने में कामयाब नहीं हुआ और मुंह से खून थूक दिया। वह पत्थर के एक टूटे हुए स्लैब के सहारे झुक गया और चुपके से अंदर से कांप उठा। उसने अपने चेहरे पर अपना डर न दिखाने की पूरी कोशिश की और तुरंत एक भयंकर आदेश दिया। 5 पीढ़ी के स्काई कबीले के साधक, मेरे आदेश पर। जैसे ही उसने कहा, 5 पीढ़ी के स्काई कबीले के साधक जिन्हें पहले रोका गया था, वांग बाओले और उसकी सेना के डर के बावजूद दिखाई दिए। उन्होंने वांग बाओले और उसकी पार्टी को घेर लिया। 5 पीढ़ी के स्काई कबीले के कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक भी तुरंत आ गए। चेन म्यू, तुम 5 पीढ़ी के स्काई कबीले के लिए बोलना चाहते हो? ठीक है, तुमने एक कठपुतली को नियंत्रित किया और संघ के खिलाफ विद्रोह किया। संघ इसकी तह तक जाएगा। जिन डोमिंग हंसे और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन वे अंदर से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। आखिरकार उनके पास कोई सबूत नहीं था। ये गधा ही था जो उन्हें यहाँ तक लाया था। वांग बाओले और चेन म्यू के बीच का रिश्ता संघर्ष से भरा हुआ था। संभावना थी कि वांग बाओले चेन म्यू को मारने के लिए इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। ये बदनामी है। चेन म्यू ने यह सुनकर गुस्सा किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जिन डोमिंग को घूरा, फिर मुड़कर वांग बाओले को देखा। मैं पहले अपनी साधना के दौरान घायल हो चुका हूं और अपनी चोटों से उबर रहा हूं। तुम कुछ भी कह दोगे जिससे लगे कि मैंने कुछ गलत किया है। इसके अलावा, वांग बाओले, मुझे बस तुम्हारे और मेरे मंगेतर के अवैध संबंध के बारे में पता चला है और तुम्हारे व्यभिचार के सबूत मिले हैं। क्या तुम इसके लिए मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हो? चेन म्यू बेहद दुखी लग रहे थे। अपने पागलपन में उसने एक जेड स्लिप निकाली और चिल्लाया, अगर ऐसा है तो मैं सबको दिखा दूंगा कि तुम व्यभिचारी जोड़े ने क्या किया है। चेन म्यू चिल्लाया। वह जेड स्लिप को सक्रिय करने ही वाला था कि तभी लोगों का एक समूह दूर से दौड़ता हुआ आया। उनमें से एक पीला चेहरा वाला व्यक्ति था जो लगभग लड़खड़ा गया। वह ली वान र थी।
बकवास का ढेर। जैसे ही चेन म्यू जेड स्लिप को सक्रिय करने ही वाला था, वांग बाओले अपने चेहरे पर एक तूफानी भाव के साथ तेजी से आगे बढ़ा। चेन म्यू को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला, इससे पहले कि वांग बाओले उसके सामने आ खड़ा हुआ। वांग बाओले ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे आगे की ओर घुमाया। ये जोर से चेन म्यू की छाती पर लगा। चेन म्यू ने मुंह से खून थूका और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। वांग बाओले के हमले से उसके हाथ में जेड स्लिप हिल गई और टुकड़ों में बिखर गई। वांग बाओले, क्या तुम डर के कारण सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? चुप रहो। वांग बाओले मुड़ा। अचानक उसके शरीर से एक जानलेवा आभा फूट पड़ी। यह आसमान तक पहुंच गई। उसने चेन म्यू को ठंडेपन से देखा, उसकी आंखों में संदेह और शंकाएं झलक रही थीं। चेन म्यू ने जो खून थूका था वह बहुत कम लग रहा था। उसके चेहरे का पीलापन चोट की वजह से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से लग रहा था। वांग बाओले के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने ठंडेपन से कहा, नए शहर और संघ के खिलाफ विद्रोह करना, खुद को बचाने के लिए सबूतों को गलत साबित करना, ये सब तुम्हारे चरित्र में दोष की ओर इशारा करते हैं। इस तरह के झूठे सबूत सिर्फ आंखों में खटकते हैं। बेशक मुझे इसे नष्ट करना होगा। तुम्हारे इरादे बुरे थे और तुमने अज्ञात संस्थाओं के साथ काम किया। तुमने अपने साथी संघ साधकों को मार डाला और हमारी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। चेन म्यू, तुम अपराध से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तुम अपने अपराधों को स्वीकार नहीं करोगे, है न? हत्या ने वांग बाओले की आंखों को रंग दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे पास में गिरे हुए पत्थरों के ढेर की ओर लहराया। अचानक एक बल ने टूटे हुए पत्थरों को उलट दिया और उनके नीचे दिखाई दिया एक टूटा हुआ छोटा सा रक्त रंग का ड्रम। छोटे ड्रम से खून की बदबू आ रही थी और एक बुरी आभा निकल रही थी। ये कमजोर थी लेकिन मौजूद थी। करीब से देखने पर पता चलता है कि यह विशालकाय अजगर जैसी ही आभा थी। हर कोई घबरा गया। वे सब मुने और चेन म्यू को घूरने लगे। जिन डोमिंग और वे लोग जिनके साथी पिछली लड़ाई में मारे गए थे, वे चेन म्यू को हत्या की नज़र से घूर रहे थे। इस चीज के अंदर का खून, ये तुम्हारा है न? वांग बाओले की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक कहा। जैसे ही शब्द निकले, चेन म्यू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह सहज रूप से पीछे हट गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। ये सबसे अच्छा संभव और सबसे मजबूत सबूत था जो कोई पेश कर सकता था। चेन म्यू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। वह चिल्लाते हुए जल्दी से पीछे हट गया। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों, मेरी रक्षा करो। वह तुरंत पीछे हट गया और बाहर निकलने की योजना बनाने वाला था। हालांकि जैसे ही उसने बात की, वांग बाओले ने दहाड़ लगाए। यह आकाश से बिजली गिरने जैसा था। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले, किसी के द्वारा उठाए गए किसी भी कदम को विद्रोह के रूप में देखा जाएगा। ये संघ के खिलाफ देशद्रोह है, एक बहुत बड़ा अपराध। जैसे ही वांग बाओले के शब्द हवा में गूंजे, वह अचानक तेजी से आगे बढ़ा। यह उसकी पहले दिखाई गई गति से भी अधिक आश्चर्यजनक था। पलक झपकते ही वह पीछे हटते हुए चेन म्यू के पास पहुंच गया। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और लात मारी। एक जोरदार धमाका हुआ। अचानक एक बल बाहर की ओर बढ़ा। जबकि आसपास के 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सदस्य स्तब्ध और झिझक रहे थे, चेन म्यू के मुंह से फिर से खून बहने लगा। उसने पीड़ा से चीख मारी। वांग बाओले ने उसे सीधे जांघ पर लात मारी थी। वह हवा में उड़ गया और जिन डोमिंग के सामने उतरा। वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था और वांग बाओले की लात बहुत ही क्रूर थी, इसलिए वह फिर से बेहोश हो गया था। उसके कपड़ों से खून बह रहा था। ये स्पष्ट था कि इस लात ने चेन म्यू को नपुंसक बना दिया था। चेन म्यू के प्रति भी वांग बाओले के मन में गहरी नफरत थी। चेन म्यू के मन में उसके प्रति बुरे इरादे थे और उसने न केवल वांग बाओले को बल्कि झुओ इफान को भी निशाना बनाया था। वह लंबे समय से चेन म्यू को मारना चाहता था। चेन म्यू ने नए शहर को उलट पुलट करने और वांग बाओले को मारने की कोशिश की थी। उसने अपने अंतिम क्षणों में हताशाजनक उपाय किए थे। वह नपुंसक बनने के लायक था। जो कुछ भी हुआ था, उसका नतीजा ये हुआ कि वांग बाओले अपनी हत्या की मंशा पर मुश्किल से लगाम लगा पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे वह क्रूर लात लगी, लेकिन इससे चेन म्यू का नपुंसक ही बन गया। वांग बाओले मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि चेन म्यू का क्या होने वाला है। उसे उस आदमी को समय से पहले मारने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके आसपास के बाकी लोग भी इसी तरह के विचार साझा करते दिखे। जिन डोमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपने दाहिने हाथ में धार्मिक आयुध लहराया और चेन म्यू का दाहिना हाथ काट दिया। खून की धार फूट पड़ी। दाहिना हाथ कट जाने के दर्दनाक दर्द ने चेन म्यू को होश में ला दिया और वह चीखने लगा। उसके निचले शरीर और हाथ का दर्द उसे पागल कर रहा था, लेकिन वह पागल होने की स्थिति में नहीं था। वह दर्द में चीखता ही रह गया। गधा भी गुस्से में था। वह बिना किसी की नज़र में आए चुपके से उसके पास आ गया और अपना खुर चेन म्यू की घायल जांघ में घुसा दिया। खुर से की गई उस लात से ऐसा लगा जैसे बर्फ ग्लेशियर पर जमा हो रही हो।
चेन म्यू की चीख ने एक अलग ही सुर ले लिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और फिर वह बेहोश हो गया। कोंग दाओ और लिन तियानहाओ भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन इस दृश्य ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उन्होंने गधे को देखा, फिर वांग बाओले को, और शामिल नहीं हुए। ली वान र ने दूर से गधे को देखा। ये पहली बार था जब वह गधे को कोमलता और आंखों में प्यार के साथ देख रही थी। ये स्पष्ट था कि गधे की अंतिम लात उसे बेहद संतोषजनक लगी थी। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों को यह दृश्य असहनीय लग सकता था, लेकिन वे जानते थे कि यह 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के लिए एक और आपदा होने जा रही थी। उनके सिर धड़क रहे थे। दुर्भाग्य से शहर के बाहर की दुनिया रक्त रंग की हवाओं से घिरी हुई थी और सभी संचार कट गए थे। उनके पास परिवार के कबीले से संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। शहर के स्वामी ली, जैसे ही 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सदस्य घबरा गए और परेशान हो गए, वांग बाओले ने गधे द्वारा दिए गए अंतिम प्रहार को न देखने का नाटक किया और शांत भाव से कहा। ली वान र ने तुरंत अपना सिर उठाया। वह कुछ कदम आगे बढ़ी, वांग बाओले को एक गहरी, सार्थक नज़र से देखा और झुक गई। शहर के स्वामी, फेडरेशन के कानूनों के अनुसार, जो मंगल के भी कानून हैं, चेन म्यू ने फेडरेशन के खिलाफ विद्रोह किया है। उसने अपने वरिष्ठों को उखाड़ फेंकने और तख्तापलट करने की कोशिश की। उसकी सजा क्या होनी चाहिए? उसे मार दिया जाना चाहिए। हमें इसकी तह तक जाना होगा। ली वान र ने कोई हिचकिचाहट या संकोच नहीं किया। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। वांग बाओले उसके जवाब से बहुत खुश हुए। जब वह मुड़ा और बेहोश चेन म्यू को देखा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। चेन म्यू और चेन म्यू का समर्थन करने वाली राजनीतिक ताकत कई बार बहुत आगे निकल गई थी। यह उसके लिए घर होने जैसा था। वह किसी के अपने घर में आने और मिलने के लिए सहमत हो गया, और उसने बाद वाले के साथ अच्छे भोजन और पे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी किया, लेकिन कोई व्यक्ति अधिक समय तक रुका रहा और वापस नहीं गया। ये ठीक होता, लेकिन उसने घर के दस्तावेज में संशोधन करने और मालिक का नाम बदलने की भी कोशिश की थी। किसी ने उसे मारने की भी कोशिश की थी। यह एक डाकू का व्यवहार था, और डाकू का इलाज करने का तरीका उसे बुरी तरह पीटना था। उसने तुरंत घोषणा की, चेन म्यू को गिरफ्तार करो। खून की हवाएं शांत होने के बाद तुरंत राज्यपाल और संघ को रिपोर्ट करो। मैं चाहता हूँ 5 पीढ़ी का आकाश कबीला मेरे नए शहर के लाखों साधकों को जवाब दे। मैं चाहता हूँ कि वे खोए हुए हर एक जीवन के लिए जवाब दें। मैं चाहता हूँ कि वे कानून और न्याय के लिए जवाब दें। वांग बाओले की आवाज़ मजबूत और शक्तिशाली थी। ये हवा में गूंज उठी। उसी समय रक्त के रंग की हवाएं और धुंध जो आधे मंगल ग्रह पर फैल गई थी, धीरे धीरे कमज़ोर हो गई जब काले कपड़े पहने आदमी को गधे ने खा लिया और चेन म्यू के असफल तख्तापलट के बाद। अगले दिन चेन म्यू की गिरफ्तारी के बाद धुंध आखिरकार साफ हो गई। संचार की बहाली के साथ ली वान र ने तुरंत अपने पिता को इस घटना की सूचना दी। उसने गवर्नर और फेडरेशन को चेन म्यू के तख्तापलट के बारे में भी बताया। कोंग दाओ, लिन तियानहाओ और जिन डोमिंग ने भी अपना पूरा प्रभाव डाला। यहाँ तक कि फैंग जिंग को भी होश आ गया था। उसे एहसास हुआ कि उसके क्षेत्र में भूगर्भ कब्रिस्तान का दिखना संयोग नहीं हो सकता था। उसने भी गुस्से में अपने संप्रदाय से संपर्क किया। विन हुआई ने देखा कि क्या हो रहा था और उसे पता था कि उसे अपना पक्ष रखना होगा। उसने तुरंत अपने संप्रदाय से संपर्क किया और अपने संप्रदाय के विचार विमर्श के लिए इस मामले की सूचना दी। जैसे ही इस घटना का पता चला, इसने मंगल ग्रह और संघ में विभिन्न राजनीतिक ताकतों में हंगामा मचा दिया। मंगल ग्रह की धुंध और इस घटना के बीच संबंध ने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया था। ये स्पष्ट था कि चेन म्यू का दिव्य आयुध भूगर्भ कब्रिस्तान से कुछ संबंध था। उन्होंने एक साथ काम किया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मंगल ग्रह की धुंध संयोग हो। मंगल ग्रह की कॉलोनी के गवर्नर ने चेन म्यू को ले जाकर मुख्य मंगल ग्रह के शहर में कैद कर दिया। संघ और विभिन्न राजनीतिक ताकतों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे को सार्वजनिक नहीं किया गया, इसे आंतरिक रूप से चलाया गया। अंतिम सजा चेन म्यू को मौत की सजा सुनाई जानी थी। पूरे मुकदमे के दौरान 5 जनरेशन स्काई कबीले ने चेन म्यू के लिए एक बार भी नहीं बोला। वे बहुत सहयोगी थे। चेन म्यू ने यह भी दृढ़ता से कहा था कि यह उनका हमेशा से विचार था और इसका उनके परिवार के कबीले से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि हर कोई जानता था कि क्या चल रहा था। इसने बहुत सारी राजनीतिक ताकतों को फंसाया और बहुत से लोगों को नाराज किया। मुआवजे और जवाब की ज़रूरत थी। परिणामस्वरूप 5 जनरेशन स्काई कबीले को बड़ी मात्रा में सामग्री और संसाधनों का मुआवजा देना पड़ा। मुआवजे का पैसा नए शहर के लिए भी गया। 5 जनरेशन स्काई कबीले को नुकसान का दुख था। उन्हें चेन म्यू के कार्यों से नाराजगी थी। आखिरकार जब वे उसकी योजनाओं से सहमत थे तो उसे केवल वांग बाओले और कुछ अन्य महत्वहीन लोगों को मारना था। उसे सभी को नाराज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भले ही उसने सभी को नाराज किया हो, अगर वह सफल होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन वह असफल हो गया था। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले को राहत से परे निराशा हुई। वांग बाओले को यह पता था।
उसने तुरंत मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। गवर्नर, चेनम्यू को नीचे गिराने के लिए मैंने 10 8वीं श्रेणी के धार्मिक हथियारों को खुद ही नष्ट कर दिया। नए शहर के सभी साधक मेरे लिए जमानत दे सकते हैं। कृपया अपने अधीनस्थ के लिए बोलें और मुझे 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से मुआवजा दिलाने में मदद करें। वान बाओले की असंभव मांगों का सामना करने पर राज्यपाल अवाक रह गए। हालांकि वह मुआवजा देने वाली नहीं थी। उसने वान बाओले से कहा कि वह अपना अनुरोध संघ को बताएगी। जहां तक उसकी सफलता की संभावनाओं का सवाल है, उसे कोई अंदाजा नहीं था। वान बाओले सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहा था। जब उसने देखा कि राज्यपाल ने उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। जैसे जैसे वह जवाब का इंतजार कर रहा था, 5 पीढ़ी के आकाश कबीले पागल हो रहे थे। चेन परिवार का मुखिया, विशेष रूप से चेन परिवार के निवास में गुस्से में आ गया। वह लगभग गुस्से से पागल हो गया। लुटेरे, वे लुटेरों का गिरोह हैं। वह कमीना लिंग, उसने कहा कि उसके बेटे ने 30 धार्मिक आयुधों को खुद ही नष्ट कर दिया। उसे नरक में जाना चाहिए। उसका बेटा, मुझे संदेह है कि उसके पास खुद इतने सारे धार्मिक आयुध होंगे। और वहाँ वह अमर बुरा जिन है। उन्होंने कहा कि उनके अपने जिन डोमिंग ने खुद ही 7 9वीं कक्षा के धार्मिक आयुधों को नष्ट कर दिया। अगर मैं ऐसा मानूंगा तो मैं मूर्ख हो जाऊंगा। आपको लगेगा कि 9वीं कक्षा के धार्मिक आयुध आसानी से हर जगह मिल सकते हैं। मार्टियन सेना भी उतनी ही बेशर्म है। उन्होंने कहा कि कोंगडाओ ने 20 धार्मिक आयुधों को नष्ट कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति डुआन मुके ने व्यक्तिगत रूप से उनकी आलोचना की और कहा कि कोंगडाओ ने इतने सारे धार्मिक आयुधों को नष्ट नहीं किया, उसने केवल 6 को नष्ट किया। उस रैंक और स्थिति का एक राष्ट्रपति बाकी लोगों के साथ खेल रहा था और आग में घी डाल रहा था। वह वान बाओले भी। उसने ये कहने की हिम्मत की कि उसने 10 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुधों को नष्ट कर दिया। चेन परिवार के कबीले का मुखिया गुस्से से उबल पड़ा। वह बस इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 5 पीढ़ी का आकाश कबीला ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही वह अपने क्रोध में उबल रहा था, उसकी आवाज़ संचारण रिंग कंपन करने लगी क्योंकि उसे प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय से मुआवजे के लिए नवीनतम मांगें प्राप्त हुईं। उन्होंने धार्मिक आयुधों का भी उल्लेख किया। यह उस चिंगारी की तरह था जिसने फ्यूज को जला दिया। चेन परिवार के कबीले के मुखिया का सिर फट गया। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के नाम पर उन्होंने मार्टियन प्रशासन और फेडरेशन के अध्यक्ष को अपनी मांगों की घोषणा की। उन्होंने एक अंतिम प्रश्न पूछा, क्या एक परिपूर्ण कोर फॉर्मेशन दायरे की कठपुतली को नीचे गिराए जाने से पहले 3 9वीं श्रेणी के धार्मिक आयुधों, दर्जनों 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुधों और 100 से अधिक 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुधों के संयुक्त आत्म विनाश की आवश्यकता होगी? जब डुआन मुके ने मांगों को सार्वजनिक होते देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर ने भी पलकें झपकाईं। सभी को केवल अपनी अपनी मांगें पता थीं। उन्हें नहीं पता था कि दूसरे पक्षों ने क्या मांग की थी। जैसे ही 5 पीढ़ी के आकाश कबीले की घोषणा सभी राजनीतिक ताकतों को पता चली, सभी के मन में इसी तरह के विचार कौंधने लगे। वान बाओले को भी गवर्नर के माध्यम से 5 पीढ़ी के आकाश कबीले की घोषणा मिली थी। जब उसने बाकी लोगों की मांगें देखीं तो उसने गहरी सांस ली। ये क्रूर है, उनके किसी भी धार्मिक हथियार में विस्फोट नहीं हुआ, केवल मेरा ही विस्फोट हुआ। वान बाओले को तुरंत दूसरों की तुलना में एक छोटे सफ़ेद खरगोश की तरह मासूम और भोला महसूस हुआ। वर्तमान में कोंगडाओ, जिन डोमिंग और लिन तियानहाओ सभी थोड़े शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। हालांकि उनका समर्थन करने वाली राजनीतिक ताकतें डगमगाई नहीं। ये रस्साकशी काफ़ी समय तक जारी रही। अंत में डुआन मुके ने कदम बढ़ाया। मामला आखिरकार सुलझ गया। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले नए शहर की भरपाई बड़ी मात्रा में संसाधनों से करेंगे। ये चेन म्यू द्वारा किए गए विनाश के लिए जुर्माना के समान था। वे 8वीं कक्षा के धार्मिक हथियार और 15 7वीं कक्षा के धार्मिक हथियार भी सौंपेंगे। वान बाओले को 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध पर अधिकार मिल गया, जबकि शेष 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध को अन्य लोगों के बीच बांट दिया गया। आखिरकार मामला खत्म हो गया। चेन म्यू का अंतिम भाग्य भी तय हो गया। संघ द्वारा मुकदमा चलाए जाने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई। ली वान र के साथ उसकी तय की गई शादी भी अमान्य हो गई। किसी ने फिर इसका जिक्र नहीं किया। चेन म्यू ने मेयर का पद खाली छोड़ दिया। वान बाओले ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और इस पद के लिए झू यिफान की सिफारिश की। इसे तुरंत मंजूरी नहीं मिली, लेकिन वान बाओले ने इस पद पर अपना दावा मजबूत किया। ली और चेन म्यू के उदाहरण के साथ विभिन्न राजनीतिक ताकतें वान बाओले को बेहतर ढंग से समझने लगी थीं। वे जानते थे कि जब तक वान बाओले इसके लिए सहमत नहीं होते, तब तक चाहे वे किसी को भी प्रतिस्थापन के रूप में भेजें, इस बात की बहुत संभावना थी कि उस प्रतिस्थापन का हश्र उनके पूर्ववर्तियों जैसा ही होगा। दिव्य आयुध नए शहर में अचानक अभूतपूर्व शांति और सुकून लौट आया। मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर और फेडरेशन ने गधे की जांच करने के लिए निरीक्षकों को भी भेजा था।
उन्हें गधे के अंदर ऐसी मजबूत ऊर्जा मिली जो एक सिद्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक के बराबर थी, लेकिन गधा अपनी इच्छा से रूपांतरित होने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर रहने वाली शक्ति सो गई हो। चार दाव कॉलेज आगे बढ़े और अंत में गधे के लिए वचनबद्ध हुए। इस तरह गधा वांग बाओले के साथ रह सका और उसे दूर नहीं ले जाया गया। गधे की उपस्थिति का मतलब था कि वांग बाओले को एक हद तक फेडरेशन के सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक के रूप में फिर से वर्गीकृत किया जाएगा। उसे इस समूह का पूरी तरह से वैध सदस्य नहीं माना जा सकता था, लेकिन उसने कम से कम आधे लोगों को शामिल किया। जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ और जैसे ही नए शहर में शांति और सुकून लौट आया, वांग बाओले को आखिरकार 5 जनरेशन स्काई कबीले से अपना 8वीं कक्षा का धार्मिक आयुध मिला। यह कोई हथियार नहीं था, बल्कि कवच का एक सेट था। जब इसे पहना जाता था तो यह एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाता था जो शक्तिशाली साधकों के हमलों का प्रतिरोध और बचाव कर सकता था। 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुधों में आक्रामक क्षमता वाले हथियारों को स्वाभाविक रूप से कवच से अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन रक्षात्मक कवच अत्यंत दुर्लभ था। वे 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुधों और उससे आगे के आयुधों में और भी दुर्लभ थे। ये तय करना मुश्किल था कि कौन अधिक मूल्यवान था। ये सब उपयोगकर्ता की ज़रूरतों पर निर्भर करता था। 5 पीढ़ी का आकाश कबीला स्पष्ट रूप से किसी भी आक्रामक हथियार को सौंपने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने इसके बजाय कवच देने का विकल्प चुना था। वांग बाओले को इससे कोई शिकायत नहीं थी। वास्तव में उन्हें कवच पसंद था। 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध के लिए कम से कम कोर फॉर्मेशन दायरे की साधना की आवश्यकता होती है, तभी कोई इसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। अगर वे मुझे कोई हथियार देते तो मुझे इसकी पूरी शक्ति को उजागर करना चुनौतीपूर्ण लगता। मैं इसे 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध की तरह अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब वांग बाओले को कवच मिला तो उसने तुरंत उसका निरीक्षण किया। कलाकृतियों को परिष्कृत करने में अपनी दक्षता के आधार पर उसने सत्यापित किया कि कवच में वास्तव में कुछ भी गलत नहीं था। उसने जल्दी से उसे पहन लिया। उसने कवच को चारों ओर से थपथपाया और बेहद प्रसन्न हुआ। यह अफसोस की बात है कि कृपाण नष्ट हो गई। मुझे अपने पास जो समय है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए और जल्दी से अपने उस धार्मिक आयुध मेगाफोन को परिष्कृत करना चाहिए। अपनी कृपाण के बारे में सोचकर अभी भी उसका दिल दुखता था। यह इतने लंबे समय से उसके पास था। उन्होंने चांद पर एक साथ हत्या की थी। यह उसके दिल में एक खास जगह रखता था। सौभाग्य से भले ही वांग बाओले की एक कृपाण कम हो गई थी, फिर भी उसके पास 7वीं श्रेणी की धार्मिक आयुध उड़ने वाली तलवार थी। कुछ सोचने के बाद उसने अपना मन बना लिया और फिर से अपना एकांतवास शुरू कर दिया। वह स्वर्गीय आह्वान पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार था। वह स्वर्गीय इच्छा को निर्देशित करने और अपना खुद का धार्मिक आयुध मेगाफोन बनाने जा रहा था। ये बहुत बढ़िया होगा अगर मैं एक ऐसे अनमोल खजाने को परिष्कृत कर सकूं जो देवताओं की इच्छा को बुला सके। जैसे ही मैं इसे सक्रिय करूंगा, यह अपने आप देवताओं की इच्छाओं को मेरी ओर खींच लेगा। वांग बाओले ने आह भरी। वह जानता था कि यह एक असंभव काम था। उसने 2 बार गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने गुप्त कक्ष के अंदर अपनी आंखें बंद कर लीं। धार्मिक आयुध की उड़ती तलवार और अपने स्वयं के कवच के माध्यम से उनके मार्गदर्शन के साथ उसने अपने मन को भटकने दिया। उसका मन देवताओं की इच्छाओं की खोज में चला गया। समय बीत गया। 1 महीना बीत गया। वांग बाओले ने महीने के दौरान कई बार अपने मन को भटकने दिया। वह देवताओं की इच्छाओं की खोज में चला गया। हर बार जब वह किसी से मिलता तो वह उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करता। वह हमेशा असफल रहा। लगभग हर बार उसे मंगल ग्रह के अंदर एक झुलसती हुई आत्मा का आभास होता। ये सूर्य की तरह विशाल थी। यह एक जबरदस्त उपस्थिति थी जो ग्रह पर देवताओं के सभी अन्य अवशेषों पर हावी थी। वास्तव में वांग बाओले को लगा कि अगर वह इस आत्मा को अपनी ओर ले जाने में सक्षम हो गया तो वह 9वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि उसकी साधना अपर्याप्त थी, इसलिए उसने पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक बार प्रलोभन में आकर वह थोड़ा सा पास गया और तुरंत ही उसकी आत्माओं के टुकड़े टुकड़े होने की अनुभूति ने उसे हमला कर दिया। वह डरकर पीछे हट गया। उसके बाद उसने अपने प्रयासों को अन्य देवताओं की कमज़ोर इच्छाओं पर केंद्रित कर दिया। बार बार प्रयास करने के बाद उसने आखिरकार एक ऐसे देवता को पकड़ लिया जो विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं था, लेकिन बहुत ही उत्साही था। ये वांग बाओले को एक विशाल अग्नि बाग जैसा लगा जो उसकी कलाकृति आत्मा के लिए उपयुक्त लगा। वांग बाओले ने अपना मन बना लिया। उसने बार बार उसे लुभाने की कोशिश की, उसे अपनी ओर लाने की कोशिश की, लेकिन यह आत्मा खास तौर पर बदमिजाज लग रही थी। ये वांग बाओले के पास जाती, फिर तुरंत शॉकवेव में बदल जाती और जो कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करता उसे चकनाचूर कर देती। वांग बाओले निराश हो गया। उसे लगा कि यह आत्मा एक अनजान आदमी की तरह है, जबकि वह खुद एक खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। चाहे वह उस आदमी के साथ कितनी भी छेड़खानी और उसे लुभाने की कोशिश करे, लेकिन वह उसे अनदेखा करता रहा। अगर वह उसे गुस्सा दिलाती तो वह उसे मारने की कोशिश भी करता। इस सादृश्य में कुछ गड़बड़ है।
वांग बाओले उदास होने लगा। जैसे जैसे वह इस बारे में खुद को परेशान करता और आत्मा को लुभाने के तरीके के बारे में सोचता, वांग बाओले को निशाना बनाने की एक साजिश गुप्त रूप से तैयार हो रही थी। उकसाने वाला अभी भी 5 जनरेशंस का ही कबीला था। उनके और वांग बाओले के बीच संघर्ष जटिल था और इसका समाधान होने की संभावना नहीं थी। इसलिए उन्हें वांग बाओले को कुचलना पड़ा। इस बार बाकी की तरह नहीं होगा। पहले ये 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के युवा थे जिन्होंने वांग बाओले के साथ संघर्ष किया था और लड़ाई की थी। इस बार 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के पारिवारिक कबीलों के चालाक बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहे थे। उन्होंने गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय से भी संपर्क किया। बाद वाले फैंग जिंग के स्वायत्त क्षेत्र में जो कुछ हुआ था उसके कारण 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साथ संघर्ष में आ गए थे, लेकिन वे अपने लाभ के लिए कुछ भी करने से इनकार नहीं करने वाले थे। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले ने जो योजना और सेटअप प्रस्तावित किया था वह बहुत ही कपटी था। इसमें न केवल सफलता की उच्च संभावना थी, बल्कि यह एक खुली साजिश भी थी। एक खुली साजिश एक साजिश को संदर्भित करती है जो पीड़ित के प्रति अपने बुरे इरादों को खुले तौर पर घोषित करती है। यह अपने अगले कदमों की खुले तौर पर घोषणा करती है। हालांकि पीड़ित अभी भी भागने या आगे जो कुछ भी होने वाला था उसे रोकने में असहाय होगा। पीड़ित वापस लड़ने में शक्तिहीन था। ये खुली साजिश जो 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के कुछ धूर्त बुजुर्गों ने रची थी, नए शहर के निर्माण में सहायता करना था। वे अपने पूरे संसाधनों का उपयोग करेंगे और आग को हवा देंगे। वे वर्तमान में तीसरे दर्जे के शहर को ऊपर उठाने और दूसरे दर्जे के विशेष क्षेत्र बनने के लिए दबाव डालेंगे। इसकी स्थिति फेडरेशन की राजधानी और मुख्य मार्टियन शहर के बाद दूसरे स्थान पर होगी। ये फेडरेशन के अन्य 18 शहरों के समान ही विशेष क्षेत्रीय दर्जा रखेगा। फेडरेशन के पास अपने शहरों के लिए एक सख्त और कठोर वर्गीकरण प्रणाली थी। पृथ्वी पर 18 शहरों को प्रशासनिक रूप से विशेष क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। केवल पृथ्वी पर राजधानी शहर और मुख्य मार्टियन कॉलोनी शहर को ही मुख्य शहर माना जाता था। विशेष क्षेत्रों से नीचे एक वर्ग में अनगिनत अन्य समान शहर थे। वे आमतौर पर विशेष क्षेत्रों से संबद्ध थे और उन्हें रिपोर्ट किया जाता था। ये शहर वैंग बाओले के नए शहर के समान वर्ग के थे। हालांकि एक बार जब कोई नया शहर विशेष क्षेत्र में पदोन्नत हो जाता था तो वह पूरी तरह से बदल जाता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर था। आखिरकार संघ के पास अब तक केवल 18 विशेष क्षेत्र थे और सभी पृथ्वी पर थे। वांग बाओले के शहर को एक विशेष क्षेत्र में बढ़ावा देने के निहितार्थ बहुत बड़े थे। मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर निश्चित रूप से इस धक्का का समर्थन करेंगे क्योंकि यह मंगल के लिए एक अच्छी बात थी। हालांकि जबकि यह उनके करियर को नष्ट नहीं कर सकता है, ये वांग बाओले द्वारा शहर में किए गए सभी प्रयासों की बर्बादी होगी। भले ही उन्हें मंगल से बाहर नहीं निकाला गया हो, उन्हें एक माध्यमिक डिप्टी पद पर भेज दिया जाएगा। उनका अनुभव और साधना उनके लिए एक विशेष क्षेत्रीय शहर का सिटी लॉर्ड बनने के लिए अपर्याप्त थी, क्योंकि संघ के कानूनों के अनुसार केवल एक माध्यमिक रैंक 2 नोबल ही एक विशेष क्षेत्रीय शहर का सिटी लॉर्ड बन सकता है। इसके अलावा ऐसे शहर के स्वामी को सीनेट में शामिल होने और सेनेटरों में से एक बनने का निमंत्रण मिल सकता है। ये किसी की स्थिति और वर्ग का पूर्ण परिवर्तन था। फेडरेशन के कानूनों में माध्यमिक रैंक 2 नोबल के लिए सख्त आवश्यकताएं थीं। वे पत्थर की लकीर थे और उन्हें बदला नहीं जा सकता था। भले ही किसी ने संघ में असाधारण योगदान दिया हो, लेकिन वह सबसे अच्छी उम्मीद कर सकता था कि वह प्राथमिक रैंक 3 नोबल हो। द्वितीयक रैंक 2 नोबल बनने के लिए किसी को कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना की आवश्यकता थी। यह एक अनिवार्य आवश्यकता थी। वांग बाओले केवल पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में था। यदि वे इस योजना को जल्दी से लागू करने में कामयाब हो जाते हैं तो वांग बाओले के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचने से पहले संघ के कानूनों के आधार पर संघ को सिटी लॉर्ड बनने के लिए एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक को नियुक्त करना होगा। वांग बाओले को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें डिप्टी सिटी लॉर्ड पद पर पदावनत किया जाएगा। यह अपरिहार्य होगा। जब वह समय आएगा तो वह डिप्टी सिटी लॉर्ड होगा। वह ली वान र से ऊपर रैंक कर सकता है, लेकिन ये केवल नाम के लिए और केवल मामूली अंतर से होगा। ये केवल एक पदावनति नहीं थी, बल्कि वास्तविक पदावनति से भी अधिक नुकसानदायक थी। भले ही सभी को पता हो कि क्या हो रहा है, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही वांग बाओले को इसके बारे में पता हो, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सतह पर इसका वांग बाओले से कोई लेना देना नहीं था। यह नए शहर के विकास को बढ़ावा देने वाली एक पहल थी। वे अपने संसाधनों को स्वेच्छा से दे रहे थे और संघ और मंगल ग्रह में योगदान दे रहे थे। एक बार जब यह योजना सामने आने लगी तो संघ के अध्यक्ष और मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर को भी प्रस्ताव को अस्वीकार करना मुश्किल हो गया। यह एक खुली साजिश की तरह लग रहा था। 5 पीढ़ी के स्काई कबीले के पुराने लोमड़ी इस तरह की चालों में कुशल थे। वे जानते थे कि जबकि विभिन्न राजनीतिक ताकतें वर्तमान में वांग बाओले के साथ मित्रवत थीं, वे नए शहर को एक विशेष क्षेत्र बनाने के लिए किसी भी योजना पर आपत्ति नहीं करेंगे।
वे बस किनारे पर खड़े रहेंगे। मदद न करना सहमति जताने जैसा होगा। आखिरकार नए शहर को एक विशेष क्षेत्र में बढ़ावा देने से इसका मतलब होगा विभिन्न राजनीतिक ताकतों के लिए प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर और लाभ और शक्ति की पुनर्बातचीत। सभी के लिए बहुत कुछ हासिल करना था। भले ही 5 पीढ़ी के स्काई कबीले अपने प्रयास में विफल हो जाएं, लेकिन दूसरों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये योजना एक तूफान की तरह सामने आने लगी। इसने धीरे धीरे गति पकड़ी और पृथ्वी पर और मुख्य मंगल ग्रह के शहर में खबर फैलने लगी। उन्होंने मंगल और संघ के लिए नए शहर की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने बातचीत से वान बाओले को नहीं हटाया, लेकिन उनका केवल संक्षिप्त उल्लेख किया गया। ध्यान नए शहर के नेतृत्व और उनकी उपलब्धियों पर केंद्रित था। इस तरह की चर्चाएं संघ में जंगल की आग की तरह फैल गईं। नए शहर के भीतर लीवान र और अन्य सभी इस खुली साजिश में दुर्भावनापूर्ण इरादों को समझ सकते थे। अपनी चिंता के बावजूद वे वान बाओले तक पहुंचने में असमर्थ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वान बाओले इस समय एकांत में था और उसका मन भटक रहा था। वह एक देवता की इच्छा को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था और अपने पहले 7वीं कक्षा के धार्मिक शस्त्र को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा था। उसने बार बार इस मानसिक भटकन का प्रयास किया था, लेकिन देवता की इच्छा को निर्देशित करने के उसके सभी प्रयास विफल हो गए थे। हालांकि वह पूरी प्रक्रिया से परिचित हो गया था। इसके अलावा उसने पहले से ही एक विशेष अग्नि बाग के देवता पर अपनी नज़रें जमा ली थीं और उसे अपनी ओर निर्देशित करने के लिए तैयार था। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए वान बाओले ने बहुत सारी सामग्री पढ़ी थी। वह समझ गया था कि इस मार्गदर्शन में बहुत सारे प्रलोभन और प्रलोभन शामिल हैं। उसे पहचानना था कि देवता को क्या पसंद है। कई कोशिशों के बाद उसने आखिरकार अग्नि बाग की पसंद का पता लगा लिया। ये साथ ही एक विकृत बाग था। इसे मादा बाघों की आत्माएं पसंद थीं। वान बाओले ने कई प्रयास किए और किंवदंतियों में इसे पहचानने और अपने प्रश्न का उत्तर खोजने में सक्षम होने से पहले गहनता से पढ़ा था। एकांत में जाने से पहले उसने लिन तियानहाओ से भारी मात्रा में राक्षसी आत्माएं तैयार करवाईं। भले ही ये राक्षस आत्माएं आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनने के लिए उपयुक्त नहीं थीं और उनके पास केवल ट्रू ब्रीथ क्षेत्र की साधना थी, लेकिन उनकी संख्या का मतलब था कि उनकी कीमत भी काफ़ी थी। हालांकि अग्निबाग को सफलतापूर्वक लुभाने के लिए वान बाओले को खर्च किए गए पैसे की परवाह नहीं थी। इस बार मैं सफल होने जा रहा हूँ। वान बाओले ने अपना दिमाग भटकने के लिए लगा दिया। उसके साथ बड़ी मात्रा में राक्षस आत्माएं थीं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इस भ्रामक अस्पष्ट स्थान में उसने आसानी से अग्निबाग की इच्छा को पाया। उसने दूर से उसे देखा। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इस धुंधले स्थान में एक छोटे से सूरज की तरह था। यह एक विशिष्ट निश्चित क्षेत्र में भटक रहा था। इसकी राजसी उपस्थिति और प्रबल आभा ने वान बाओले को उत्साहित कर दिया। हालांकि वह पास नहीं गया। उसने जल्दी से एक मादा बाघ की राक्षस आत्मा को बाहर फेंक दिया। जैसे ही राक्षस आत्मा प्रकट हुई, भटकती हुई अग्नि बाघ ने तुरंत अपना सिर घुमाया। उसका शरीर तुरंत गायब हो गया और वह राक्षस आत्मा के बगल में दिखाई दिया और उसे एक ही कौर में निगल लिया। वान बाओले खुश हो गया जब उसने देखा कि उसकी रणनीति कितनी कारगर रही थी। उसने कुछ कदम पीछे हटकर एक और राक्षस आत्मा को बाहर फेंक दिया। उसका दिल प्रत्याशा से भर गया। चलो मेरे प्यारे, वान बाओले की उम्मीद भरी आंखों के नीचे अग्नि बाघ फिर से झपटा। उसने दूसरी राक्षस आत्मा को निगल लिया और बस जाने ही वाला था। लेकिन वान बाओले पहले ही कुछ कदम पीछे हट चुका था और तीसरी राक्षस आत्मा को बाहर फेंक चुका था। वह राक्षसी आत्माओं को बाहर फेंकते हुए पीछे हटता रहा। अग्नि बाघ भी काफी मूर्ख था। उसे आगे की ओर आकर्षित किया जाता रहा। उसने राक्षसी आत्मा को निगल लिया, वान बाओले के पीछे पीछे चला गया और वान बाओले के साथ लंबी दूरी तय की। वे उस जगह से बहुत दूर नहीं थे जहां वान बाओले एकांत में चले गए थे। जिस कमरे में उसने खुद को एकांत में रखा था, उसके अंदर उसने जो मेगाफोन बनाया था वह पहले से ही लगा हुआ था। उसमें केवल अग्नि बाघ की आत्मा की कमी थी। ये बहुत आसान है। मैं आज 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध को परिष्कृत कर पाऊंगा, वान बाओले ने उत्साह से कहा। उसने एक और राक्षसी आत्मा को बाहर फेंका। वह आगे बढ़ा और अपने मानसिक भटकाव की स्थिति से वापस अपने शरीर में जाने वाला था। उसका इरादा अग्निबाघ का ध्यान अपने धार्मिक आयुध के अंदर मौजूद आर्टिफैक्ट आत्मा की ओर आकर्षित करना और उसे धार्मिक आयुध की ओर ले जाना था। तभी अग्निबाघ ने वान बाओले द्वारा फेंकी गई आखिरी राक्षसी आत्मा को निगल लिया और अपने कदमों को रोक दिया। उसकी निस्तेज आंखों में पहली बार आत्मसंतुष्टि और उपहास की झलक दिखी। वह इधर उधर हो गया और वान बाओले का पीछा करना बंद कर दिया। इसके बजाय अग्निबाघ मुड़ा और चला गया। ये दृश्य देखकर वान बाओले की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और वह घबरा गया। क्या हो रहा है? ये किताबों में बताई गई बातों से अलग है। मुझे लगा कि आत्माओं में केवल पशु प्रवृत्तियां होती हैं। यह मेरा उपहास कैसे कर सकती है? मैं एक आत्मा के अवशेष द्वारा धोखा खा गया हूं जो युगों पहले मर गई थी। इसने मेरी बहुत सारी आत्माओं को खा लिया है। वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। वह तुरंत क्रोधित हो गया।
उसे अपने नुकसान का दुख हुआ और अपनी बुद्धि के अपमान पर वह क्रोधित हो गया। अपने क्रोध में वह चिल्लाया, तुरंत वापस आओ। वांग बाओले अभी भी फ्यूग अवस्था में था। अपने क्रोध में उसने अपने पिछले सत्रों में जो विवेक और सावधानी बरती थी उसे एक तरफ रख दिया। ये पहली बार था जब उसने फ्यूग अवस्था में रहते हुए क्रोध दिखाया था। जैसे ही उसका गुस्सा फूटा, उसके मायावी शरीर के अंदर तुरंत 3 डार्क फायर बन गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों में शक्ति थी। डार्क फायर उसके भौतिक शरीर के अंदर स्पष्ट रूप से थे, हालांकि वह उन्हें अपने फ्यूग अवस्था में प्रकट होते हुए देख सकता था। वे प्रकट हुए और अस्तित्व में आए, इस अस्पष्ट मायावी दुनिया को अचानक ठंडा कर दिया। मजाक करने वाला बाघ अचानक कांप उठा क्योंकि उसकी आंखों में सदमा और डर दिखाई दिया। वह पीछे हटना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 3 डार्क फायर उड़ गए और उस पर हावी हो गए। पराजित होकर अग्नि बाघ की इच्छाशक्ति दहाड़ने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका शरीर कांप उठा और वह वापस लड़ने में असमर्थ था। ये दृश्य देखकर वांग बाओले दंग रह गए। क्या आपका मतलब है कि यह भी काम करता है? वांग बाओले के अंदर भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसने डार्क फायर पर नियंत्रण करने की कोशिश की और लपटें तुरंत तेज हो गईं। अग्नि बाघ चिल्लाया, वह डार्क फायर के नीचे दबने वाला था। वांग बाओले का मनोबल बढ़ गया। उसने अपनी छाती फुला ली, अग्नि बाघ की इच्छा की ओर इशारा किया और शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारे साथ शांतिपूर्वक रहना चाहता था, बिना कोई दृश्य बनाए। लेकिन जब से चीजें इस तरह से बदल गई हैं, मैं अब अपना सिर नीचे नहीं रखूंगा। या तो तुम जल्दी से अपनी मर्जी से मेरे धार्मिक कलाकृति में प्रवेश करो या मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। वांग बाओले चिल्लाया। अग्नि बाघ कांप उठा, शक्तिहीन, उसकी आंखें आक्रोश और भय से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं सकता। एक पल के बाद वह हिला और एक चमकती हुई लौ में बदल गया, जो वांग बाओले के एकांत स्थान पर आराम कर रहे 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध मेगाफोन में जा घुसा। ये कलाकृति आत्मा के साथ विलीन हो गया और पूरे मेगाफोन में व्याप्त हो गया। इसके बजाय मेगाफोन में आग लग गई। ये लाल हो गया क्योंकि इस पर बहुत सारे शिलालेख दिखाई दिए। शिलालेख बेहद जटिल थे और मेगाफोन के अंदर और बाहर दोनों ही उस पल में बदल गए। जल्द ही 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध की अपार शक्ति इस धार्मिक आयुध के भीतर से फूट पड़ी। जैसे ही यह फूटा, मेगाफोन के बाहर एक भयानक लाल बाघ प्रकट हुआ। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और दहाड़ने लगा। उसका राजसी रूप आश्चर्यजनक था। रिकॉर्ड झूठ बोल रहे थे। उन्हें लुभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें बस वश में कर लिया जाए। वांग बाओले ने उत्साह से अपनी फ्यूग अवस्था समाप्त की। वह अपने शरीर में वापस आया और अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने सामने लाल मेगाफोन को देखा। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करने में सक्षम था जो उसके आत्मविनाशित कृपाण से बढ़कर थी। वह अपनी खुशी भरी हंसी को रोक नहीं सका जो उसके मुंह से फूट पड़ी। मैं वास्तव में लेडी फॉर्चून का बच्चा हूँ। यह एहसास होने के बाद कि वह निश्चित रूप से लेडी फॉर्चून का बेटा है, वांग बाओले ने एकांतवास को खुशी खुशी समाप्त किया। उसने अपना 7वीं कक्षा का धार्मिक आयुध मेगाफोन लिया और उसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक जगह खोजने वाला था। वह इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया को बताना चाहता था कि वह धार्मिक आयुध मास्टर बन गया है। हालांकि जैसे ही उसने अपना एकांतवास समाप्त किया, अपने गुप्त कक्ष से बाहर निकलने से पहले ही उसने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग चालू कर दी और उसे संदेशों की बाढ़ आ गई। बहुत सारी खबरें और संदेश आ रहे थे। वांग बाओले अपनी फ्यूग अवस्था के दौरान गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग बंद कर दी थी। लेकिन वह नए शहर के सरणी गठन के माध्यम से जुड़ा रहा। अगर कुछ होता तो सरणी गठन उसे तुरंत सचेत कर देता और वह समय से पहले अपना एकांतवास समाप्त कर देता। फिलहाल संदेशों को देखकर वांग बाओले स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर नीचे किया और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग उड़ गया, फिर वह लाल हो गया। अंत में वांग बाओले ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। ये तो बहुत हो गया। वांग बाओले गुस्से से भर गया। उसका अच्छा मूड पूरी तरह से गायब हो गया था। उसे लिन त्यानहाओ, कोंग दाओ, लीवान र और अन्य लोगों से समाचार मिले थे। लियू दाओबिन के साथ साथ 4 दाओ कॉलेजों के बहुत से लोगों ने भी विशेष क्षेत्र के बारे में जो कुछ भी सुना था और बाद में पता लगाया था, उसे वांग बाओले को भेज दिया था। ली वान र ने वांग बाओले को विशेष रूप से सेकेंडरी रैंक टू नोबल आवश्यकता के बारे में बताया। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने और नए शहर को विशेष क्षेत्र में पदोन्नत किए जाने के बाद क्या होगा, ये स्पष्ट रूप से कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वांग बाओले को पता था कि जब वह संदेश पढ़ेगा तो क्या होगा। वे अपनी कुटिल चालों से मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नया करने और मेरी उपलब्धियों को मुझसे चुराने का फैसला किया है। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि एक बार जब नया शहर एक विशेष क्षेत्र बन जाता है तो इस तथ्य के कारण कि वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक नहीं था, इसका मतलब था कि भले ही वह शहर में रहे, उसे फिर से डिप्टी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसने खुद इस नए शहर का निर्माण किया था।
शहर के स्वामी से डिप्टी पद पर पदावनत होना कुछ ऐसा था जो वान बाओले को पूरी तरह से अस्वीकार्य लगा। लेकिन दूसरे पक्ष ने उसके खिलाफ खुलेआम साजिश रची थी, जिससे वान बाओले असहाय हो गया था। वह इसे हल करने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। घबराहट में उसने तुरंत मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर से संपर्क किया। यहाँ तक कि मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर को भी यह सिरदर्द लगा। आखिरकार नए शहर को एक विशेष क्षेत्र में बढ़ावा देना माज के लिए बहुत मायने रखता था। उसके दृष्टिकोण से यह माज के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद था। इसके अलावा चाहे कोई भी शहर के स्वामी का पद संभाले, उसे अभी भी उसके अधिकार का सम्मान करना होगा। कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल वान बाओले दुखी महसूस करेंगे। गवर्नर ने वान बाओले से कहा कि वह बाहर फैल रही गपशप को न सुने। फोन काटने से पहले उसने फिर भी चतुराई से इस तरीके से अपने विचार साझा किए। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण मार्टियन कॉलोनी सिटी पर एंटी स्पिरिट रिसर्च सुविधा के लिए एक विशेष बाहरी विभाग स्थापित करने की आवश्यकता है। ये रिसर्च सुविधा से प्राप्त परिणामों और निष्कर्षों का परीक्षण करेगा। इस विभाग का प्रमुख प्राथमिक रैंक 3 नोबल होना चाहिए। उसके शब्दों ने वान बाओले के दिल को ठंडा कर दिया। भले ही राज्यपाल ने इस मामले पर अपना रुख खुलकर नहीं बताया, लेकिन उसका रवैया स्पष्ट था और उसने अपनी सारी सलाह दे दी थी। वह वान बाओले को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यह योजना लागू होने की संभावना है और उसने वान बाओले के लिए पहले से ही एक बैकअप योजना तैयार कर रखी है। यह एक अच्छी बैकअप योजना थी, लेकिन वान बाओले अपने सभी प्रयासों को किसी दूसरे व्यक्ति की महिमा के लिए जाने देने के लिए तैयार नहीं था। दिव्य आयुध कैटाकॉम्स ने भी उसकी साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी वह स्वेच्छा से अपना पद नहीं सौंपने वाला था। राज्यपाल के साथ अपना संचार समाप्त करने के बाद वान बाओले ने इस बारे में गंभीरता से सोचा और इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के स्वामी से संपर्क किया। वान बाओले खुद को इथरियल दाओ कॉलेज का सदस्य मानता था, इसलिए वह राज्यपाल के साथ जितना व्यवहार कुशल था उतना नहीं था। उसने तुरंत और बड़ी चिंता के साथ बात की। मेरी मदद करो, संप्रदाय के स्वामी। आवाज संचार प्राप्त करने पर इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के स्वामी ने आह भरी। वह जानता था कि वान बाओले ने उससे संपर्क क्यों किया था। हालांकि इस मामले को लेकर 4 दाओ कॉलेज गुटों में विभाजित थे। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले ने जो साजिश रची थी वह इतनी खुलेआम और बेशर्मी से की गई थी कि इसे संबोधित करना और हल करना मुश्किल था। बाओले, इस मामले के बारे में तुम्हें तैयार रहना चाहिए। मैंने जो सुना है उसके आधार पर इस बात की बहुत संभावना है कि संघ इसे मंजूरी दे देगा। संप्रदाय के स्वामी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने आह भरी। जब वान बाओले ने यह सुना तो उनका आंशिक रूप से निराश दिल पूरी तरह से ठंडा हो गया। वह निराशा और लाचारी में डूब रहे थे और उनमें आक्रोश की तीव्र भावना थी। वह इसे यूं ही जाने देने को तैयार नहीं थे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? हाँ है, संप्रदाय के स्वामी ने अचानक कहा। यदि आप जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कोर फॉर्मेशन दायरे तक पहुंच जाते हैं तो यह मामला न केवल दुर्भाग्य से बच जाएगा बल्कि एक सुनहरा अवसर बन जाएगा। यदि आप कोर फॉर्मेशन दायरे तक पहुंच जाते हैं तो 5 पीढ़ी का आकाश कबीला आपको एक सुनहरा अवसर सोने की थाली में परोस देगा। उन्होंने आपको सेकेंडरी रैंक 2 नोबल तक पहुंचाने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों और सौदेबाजी के चिप्स को बर्बाद कर दिया होगा। आपके पास पहले से कहीं ज्यादा शक्ति होगी और आप संघ में शक्ति पिरामिड के शीर्ष पर खड़े होंगे। यही एकमात्र तरीका है। मैं अपने सभी संसाधनों का उपयोग करूंगा और इसे विलंबित करने के लिए अपने सभी एहसानों का आह्वान करूंगा और आपको जितना संभव हो सके उतना समय दूंगा, लेकिन 3 महीने मेरी सीमा है। यदि आप इन 3 महीनों के भीतर कोर फॉर्मेशन दायरे तक पहुंच सकते हैं तो यह आपके लिए एक अवसर बन जाएगा। संप्रदाय के स्वामी की आवाज़ दृढ़ और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उन्होंने वान बाओले के लिए स्थिति का स्पष्ट और विस्तार से विश्लेषण किया था, लेकिन वान बाओले को सबसे पहले कोर फॉर्मेशन दायरे तक पहुंचने की जरूरत थी। उन्होंने बातचीत समाप्त कर दी। वान बाओले अपने गुप्त कक्ष के अंदर क्रॉस लेग बैठे थे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। तनाव बस बहुत ज्यादा था। वह जानता था कि शहर को एक विशेष क्षेत्र में बदलने की स्वीकृति किसी भी समय आ सकती है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। एक बार स्वीकृति मिलने के बाद यदि वह उस समय कोर फॉर्मेशन दायरे में नहीं था तो उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसे वह देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये सिर्फ एक कोर का निर्माण कर रहा है। मैं उनसे लड़ूंगा। वान बाओले ने इस बारे में बहुत सोचा और आखिरकार इसे करने का फैसला किया। वह दहाड़ा, 5 पीढ़ी के आकाश कबीले, तुम बस इंतजार करो। मैं एकांत में जाने वाला हूँ। एक बार जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं कसम खाता हूँ, मैं कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचने वाला हूँ। वान बाओले ने हड़बड़ाहट में अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्हें पता था कि साधना में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कैटाकॉम्ब में प्रवेश करना और बाहरी किनारे पर प्रशिक्षण लेना था। केवल कैटाकॉम्ब के भीतर ही डाक क्यूई पर्याप्त रूप से मोटी थी।
सरनी गठन द्वारा अवशोषित डाक क्यूई के साथ वह अपने प्रशिक्षण और साधना में आश्चर्यजनक प्रगति हासिल करने में सक्षम होगा। अपने स्वयं के निवास के भीतर रहना किसी भी उपाय से पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि पहले विकल्प में खतरे का एक तत्व था। कैटाकॉम्ब के भीतर ही खतरे थे। भले ही वह केवल इसके बाहरी किनारे पर जा रहा था, फिर भी उसे 20 टाइड्स का सामना करना पड़ सकता था। एक और खतरा डाक क्यूई के व्यापक अवशोषण में था। ऐसा करने में छिपे हुए जोखिम हो सकते हैं। वान बाओले को यकीन नहीं था कि क्या हो सकता है। यही कारण है कि अतीत में जब वह प्रशिक्षण लेता था तो वह हमेशा डाक क्यूई पर आंशिक रूप से ही निर्भर रहता था। उसने सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता माना था। अन्य स्थितियों में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि वान बाओले के पास अब समय की विलासिता नहीं थी। उसने कुछ सांसें लीं और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। वह खड़ा हुआ और एक ही कदम के साथ अपने निवास से बाहर निकल गया। वह मूल दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब की ओर दौड़ा, जिसे नए शहर क्षेत्र के निर्माण के शुरुआती चरणों के दौरान क्षेत्र के केंद्र में सील कर दिया गया था। केंद्रीय दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब को लंबे समय से सील कर दिया गया था और अब कोंगदाओ के प्रभार में था। वहां जाते समय वान बाओले ने कोंगदाओ से संपर्क किया और उन्हें बताया कि वह कैटाकॉम्ब में प्रवेश कर रहा है। कोंगदाओ शुरू में झिझक रहा था। वह सुरक्षा को लेकर चिंतित था। हालांकि वान बाओले के आग्रह पर उसने भूगर्भीय कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार को सक्रिय कर दिया। साथ ही वह वान बाओले के साथ जाने और उनकी सुरक्षा के लिए अनुरक्षकों की व्यवस्था भी करना चाहता था, लेकिन वान बाओले ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसकी साधना दूसरों से गुप्त रहनी चाहिए। इसके अलावा जब वान बाओले ने भूगर्भीय कब्रिस्तान में प्रशिक्षण लेने का फैसला किया तो वह खुद पर काफी आश्वस्त था। सबसे पहले वह बहुत गहराई में जाने वाला नहीं था। दूसरे, वह नए शहर का सिटी लॉर्ड था, जिसका अर्थ है कि उसके पास मोहरों और सरनी संरचना पर कुछ पहुंच थी। भले ही उसे जानवरों की ज्वार का सामना करना पड़े, फिर भी उसके पास वापस लड़ने की शक्ति होगी। इसके अलावा हर बार जब वह यहाँ आया था तो बाहरी लोग मौजूद थे। वान बाओले अपनी डार्क फायर का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि डार्क फायर के साथ शायद वह किसी ऐसे खतरे का सामना न करे जिसे वह हल न कर सके। वान बाओले ने केवल किसी को भी अपने साथ कैटाकॉम्ब में जाने से नहीं रोका। बाहरी किनारों पर पहुंचने के बाद उसने सरनी गठन को नियंत्रित किया और अंदर सभी देखने और रिकॉर्ड करने वाले उपकरणों को स्पष्ट कर दिया। नतीजतन बाहर कोई भी यह नहीं देख पाएगा कि अंदर क्या चल रहा था। उसके बाद वान बाओले ने एक गहरी सांस ली। एक ही छलांग के साथ वह कैटाकॉम्ब में कूद गया और एकांत के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश शुरू कर दी। जिस समय वान बाओले कैटाकॉम्ब में दाखिल हुआ, ठीक उसी समय तारों वाले आकाश में एक विशाल काली जेलीफिश चुपचाप सौर मंडल के पास आ रही थी। ये तुरंत अंदर नहीं घुसी, बल्कि बाहर मंडरा रही थी। इसका शरीर तुरंत स्पष्ट रूप से पारदर्शी हो गया, जिससे उसके अंदर 3 साधक दिखाई दिए जो पपड़ीदार कवच पहने हुए थे। वे जेलीफिश में क्रॉस लेग बैठे थे। उनकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। वे जेलीफिश के माध्यम से सीधे दूर के सौर मंडल को देख रहे थे। यहाँ वास्तव में सभ्यता के संकेत हैं। हम यहाँ हैं, लेकिन उन्हें अभी तक हमारी उपस्थिति का पता नहीं चला है। मेरा मानना है कि यह केवल एक नीच सभ्यता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक नीच सभ्यता है या नहीं। हमें अभी भी जांच करनी चाहिए कि कोई खतरा तो नहीं है। अपने चेहरे पर एक सेंटीपीड के साथ साधक ने सुना कि उसके साथियों ने क्या कहा था। उसने अपने भीतर बढ़ते लालच को दबाया और सावधानी से एक क्रिस्टल कंपास निकाला। उसने हाथ की मोहरों की एक श्रृंखला बनाई और कंपास ने एक चमकदार रोशनी देना शुरू कर दिया। जैसे ही रोशनी चमकी, कंपास के ऊपर एक भ्रामक त्रिआयामी नक्शा दिखाई देने लगा। इसने सूर्य और उसके सभी ग्रहों सहित सौरमंडल का नक्शा बनाया। इस पर पृथ्वी, मंगल और चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस त्रिआयामी नक्शे के भीतर पृथ्वी का रंग नीला नहीं बल्कि पीला था। चांद हरा था, मंगल भी पीले रंग का था। अन्य सभी तारे हरे और नीले रंग के विभिन्न शेड्स में थे। केवल सूर्य और प्लूटो, जो 8 प्रमुख ग्रहों में से एक नहीं था, के रंग अप्रत्याशित थे। प्लूटो नारंगी था, सूर्य लाल था। जैसे ही रंग दिखाई दिए, ये दृश्य काली जेलीफिश के अंदर 3 उत्साहित और लालची पुरुषों को तुरंत चौंका गया। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जो अविश्वास और अविश्वास से रंगी हुई थी, इससे पहले कि वे हौंफते और चुप हो जाते। एक लंबे समय के बाद उनमें से एक ने आखिरकार भारी और तेजी से सांस लेते हुए हौंफते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है? ये लाल क्यों है? हे भगवान, लाल रंग एक अनंत सितारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। आप गलत हैं। लाल रंग एक अनंत सितारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये बस एक अनंत सितारा क्षेत्र की उपस्थिति का सुझाव देता है। जहाँ तक पौराणिक सितारा क्षेत्र वास्तव में मौजूद हैं या नहीं, ये हमारे उपकरणों द्वारा पता लगाने से परे है। चेहरे पर सेंटीपीड वाले साधक की आंखों में भी संदेह था। वह धीरे से बोला, फिर प्लूटो को घूरने लगा।
लाल, नारंगी, पीला, सियान, हरा, नीला, बैंगनी। लाल कम से कम अनंत तारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। नारंगी ग्रह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पीला अधिक पूर्ण आत्मा अमर क्षेत्र का, हरा नवजात आत्मा क्षेत्र का। ऐसा लगता है कि हमने या तो इस सभ्यता को कम आंका है या यहाँ कोई महान रहस्य छिपा है। तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उनका पहले का लालच लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था। अपनी क्षमताओं के साथ वे कुछ नीच सभ्यताओं पर प्रभुत्व कर सकते थे, लेकिन इस विचित्र सौरमंडल के सामने वे भी भयभीत महसूस कर रहे थे। ये बहुत ही विचित्र था। उनके संयुक्त अनुभवों के आधार पर उन्होंने ब्रह्मांड के इस हिस्से में मौजूद ऐसी सभ्यता के बारे में कभी नहीं सुना था। ये सभी तर्कों को चुनौती देता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनंत तारा क्षेत्र वाली सभ्यता को पूरे ब्रह्मांड में सापेक्ष प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर वाकई कोई अनंत तारा क्षेत्र था, भले ही वह ग्रह क्षेत्र ही क्यों न हो, वे उसके करीब नहीं आ पाते। उन्हें बहुत पहले ही निष्कासित कर दिया गया होता और दूर धकेल दिया गया होता, जब वे अभी भी बहुत दूर थे। अगर वे इतने करीब आ गए होते जितने अब आए हैं, तो उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब वे सुरक्षित लग रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वे गहरे विचारों में डूबे हुए लग रहे थे। तभी अचानक सेंटीपीड चेहरे वाले साधक ने हाथ की मोहरों की एक श्रृंखला बना ली। उसने फिर से कंपास की ओर इशारा किया। कंपास की रोशनी एक बार फिर चमकी और चकाचौंध हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह अधिक गहन खोज कर रहा था। कंपास पर जो छवि दिखाई दे रही थी, उसमें सूर्य की स्पष्ट छवि दिखाई दे रही थी। इसमें सूर्य पर चिपकी हुई विशाल तलवार दिखाई दे रही थी। ये तलवार ही थी जो लाल रोशनी दे रही थी। ये वस्तु, यह इस सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये बहुत भयानक है। ये सोचना कि वास्तव में यहाँ ब्रह्मांड क्षेत्र का खजाना है। मैं आखिरकार समझ गया कि इस सभ्यता में साधना क्षेत्र अपेक्षाकृत आदिम लेकिन विचित्र क्यों लगता है। जब उन्होंने विशाल तलवार देखी तो वे सभी चौंक गए। हालांकि उनके अंदर विशाल तलवार के लिए कोई लालच नहीं जगा। वे जानते थे कि अगर ग्रह क्षेत्र के प्राचीन बुजुर्ग भी यहाँ होते तो वे भी इस विशाल तलवार के सामने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करते। ब्रह्मांड क्षेत्र के हर खजाने की अपनी इच्छा और भावना होती है। बिना उसकी स्पष्ट अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। वे कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से प्लूटो को फिर से देखा। दूसरी नज़र से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें लगा कि प्लूटो के भीतर एक और सूरज मिल गया है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जाओं ने उन्हें चौंका दिया। वे उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये बहुत खतरनाक है। ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ के साधक कैसे जीवित रहते हैं? अगर हमारी सभ्यता में ऐसा हुआ होता तो ये बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। ये सब बस आपदाएं हैं जो होने वाली हैं। वे तीनों डर से कांपते रहे। उन्होंने दूसरे ग्रहों को देखा। पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप से स्पंदित होने वाली ऊर्जाएं प्लूटो की तरह भयावह नहीं लग रही थीं, लेकिन इससे वे भी हिचकिचा रहे थे। चांद भी वैसा ही था। मंगल भी ऐसा ही था। बाकी ग्रह सामान्य लग रहे थे। खासकर बुध ग्रह असाधारण रूप से कमजोर लग रहा था। वे फटे हुए थे और चुप हो गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और कनखजूरे के चेहरे वाले साधक ने अपने दांत पीस लिए। मुझे लगता है कि यह जगह इतनी शांत है क्योंकि यहाँ कुछ बेहद भयानक और भयानक शक्तियाँ हैं जो सो रही हैं। क्या आपने देखा कि यहाँ का तार्किक स्रोत उन लोगों से थोड़ा अलग है जिनका हमने पहले सामना किया है? मुझे लगता है हमें इस जगह में प्रवेश करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके तार्किक स्रोत को जल्दी से जल्दी खोदना चाहिए, फिर निकल जाना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग के जेड पेंडेंट के साथ हमें अपनी उपस्थिति को छिपाने में सक्षम होना चाहिए। जब तक हम जल्दी करते हैं, हमारे सफल होने की संभावना अधिक होनी चाहिए। कनखजूरे के चेहरे वाले साधक ने बुध की ओर इशारा किया और धीमे स्वर में कहा। बाकी दो लोग अपने दांत पीसने और सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। वे योजना बनाते रहे और खेलते रहे कि क्या होगा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के काली जेलीफिश को आगे बढ़ाया और सौरमंडल की ओर दौड़ पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जेलीफिश अदृश्य होने लगी। अंत में ऐसा लगा कि वह अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई है। ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। वास्तव में एक निश्चित स्तर की साधना के बिना कोई भी व्यक्ति इसे महसूस नहीं कर पाएगा, भले ही वह कोशिश करे। काली जेलीफिश लगातार सौरमंडल के पास पहुंची। ये तारों वाले आसमान से गुजरी और सौरमंडल के दायरे में प्रवेश कर गई। एक बार जब यह अंदर पहुंची तो जेलीफिश रुक गई। ऐसा लग रहा था कि ये देख रही है और इंतजार कर रही है। आधे घंटे के बाद उसे एहसास हुआ कि सौरमंडल के भीतर किसी ने भी उनकी उपस्थिति की खोज नहीं की है और न ही उस पर प्रतिक्रिया की है, और वे अपने निर्णय पर आश्वस्त हो गए। उनके दिलों में दौड़ रहे डर के बावजूद वे अपने बढ़ते लालच को नियंत्रित नहीं कर सके। दोनों भावनाएं आपस में मिल गईं और एक निश्चित उत्साह का निर्माण हुआ जो उन्होंने कई सालों से महसूस नहीं किया था। उनके चेहरों पर क्रूरता और हिंसा दिखाई दी। उन्होंने काली जेलीफिश को आगे बढ़ाया और सीधे बुध की ओर चल पड़े। हालांकि बुध सूर्य से कुछ ही कदम की दूरी पर था, फिर भी वे उसकी ओर दौड़ते हुए आसपास के वातावरण का निरीक्षण करते रहे।
वे किसी भी संभावित परिदृश्य पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार थे। हालांकि चीजें बहुत आसानी से हो सकती थीं। जब काली जेलीफिश बुध के बाहरी इलाके में पहुंची और जब उन्हें एहसास हुआ कि इस सौरमंडल में सभ्यता ने उनकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं की है, तो वे और भी साहसी हो गए। हमला। बुध के बाहर, सेंटीपीड चेहरे वाले साधक ने गंभीरता से कहा। काली जेलीफिश ने तुरंत खुद को दिखाया और बुध पर प्रकाश की किरण फेंकी। जैसे ही प्रकाश दिखाई दिया, इसने पूरे ग्रह को ढक लिया। काली जेलीफिश आगे बढ़ी और बुध के बाहरी वायुमंडल में प्रवेश किया और उसकी सतह पर उतरी। बुध सौरमंडल के 8 प्रमुख ग्रहों में से एक था। फेडरेशन ने अतीत में इस पर उपनिवेश स्थापित किया था, लेकिन स्पिरिट इंसेप्शन युग में प्रवेश करने के बाद फेडरेशन ने मंगल ग्रह को अधिक महत्व दिया। यही कारण है कि बुध पर सेटअप विरल और न्यूनतम रहा। इस ग्रह पर एक भी कॉलोनी शहर नहीं था। बुध की सूर्य से निकटता के कारण फेडरेशन ने प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर उतरने की अपनी योजनाओं की श्रृंखला में बुध को एक कदम के रूप में चिन्हित किया था। उन योजनाओं के कारण बुध पर उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत हुई थी। हालांकि उन्हें अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना था। बुध पर उपनिवेश स्थापित करने का काम अभी शुरू ही हुआ था और पूरा होने के आधे रास्ते पर था। इसके बावजूद ग्रह पर सैकड़ों हजारों साधक एकत्र हुए थे और उपनिवेशीकरण कार्य जारी रखे हुए थे। आज का दिन बुध पर सभी साधकों के लिए एक व्यक्तिपूर्ण दिन होगा। ये फेडरेशन द्वारा स्पिरिट इंसेप्शन युग की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा क्रोध होगा। बुध एक कब्रिस्तान बन गया। लगभग 80% साधक रहस्यमय कारणों से मर गए। वे युद्ध में नहीं बल्कि एक रहस्यमय वायरस से मरे। ऐसा लग रहा था कि वायरस प्रकाश के माध्यम से फैलता है और यह विचित्र से भी परे था। यह एक पल में सामूहिक बेहोशी का कारण बन जाता था। शरीर मुरझा जाते थे और ऊर्जा स्रोत में बदल जाते थे जिसका फिर से उपयोग किया जा सकता था। इस तरह के जबरदस्त आक्रमण को समाप्त होने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। 1 घंटे बाद जब काली जेलीफिश चली गई तो बुध पर कुछ ही शव बचे थे। जो लोग मर गए थे वे ऊर्जा स्रोत बन गए थे जो 3 साधकों को तारकीय स्रोत प्राप्त करने में सहायता करेंगे। बुध के तारकीय स्रोत का लगभग 70% हिस्सा सीधे उसमें से खोदा गया था, जबकि शेष इसके मूल में बहुत गहराई से धंसा हुआ था और इस तरह खुदाई से बच गया। हालांकि बुध, जिसका तारकीय स्रोत का केवल 30% ही बचा था, अछूता नहीं रहा। सड़न और सिकुड़न के संकेत दिखाई दिए और पूरे ग्रह में मृत्यु का आभास फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो ग्रह उस घंटे के भीतर अपने पूरे जीवन चक्र से गुजर चुका था और अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। 6 घंटे पहले ही फेडरेशन को पता चला कि बुध पर कुछ गड़बड़ है। बुध पर बड़ी संख्या में साधकों की मौत और ग्रह के सिकुड़ने के बाद जो कुछ भी हुआ उसकी दूर की तस्वीरें फेडरेशन को वापस भेजी गईं। फेडरेशन में गुस्सा और रोष फैल गया। जो कुछ हुआ था उसे छिपाना असंभव था क्योंकि मीडिया एजेंसियों की भीड़ ने तुरंत इस मामले पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। पूरा फेडरेशन तुरंत ही आतंक और गुस्से से भर गया। बुध पर नरसंहार, किसी बाहरी व्यक्ति के आक्रमण की संभावना है। बुध पर एक वायरस फैल गया है। इसके फैलने का तरीका अज्ञात है। बुध मर रहा है। संघ के रोष की तुलना में आम जनता की भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण थीं। जैसे जैसे मीडिया एजेंसियां ऐसी खबरें देती रहीं, सच्ची और झूठी दोनों तरह की जानकारी फैलती रही। इसका परिणाम पूरे संघ में, सभी ग्रहों में, आम लोगों और साधकों दोनों में व्यापक भय और आतंक फैल गया। इस घटना का पैमाना बहुत बड़ा था। एक ग्रह पर सैकड़ों हजार साधक सभी 2 घंटे के भीतर मर गए। एक अज्ञात वायरस जिसके खिलाफ उनके पास कोई प्रतिरोध नहीं था। इससे जो आतंक फैला वह सुनामी की तरह फैल गया जो संघ के बड़े हिस्से में फैल गया। ऐसी आवाजें भी थीं जो बोल रही थीं और इसे आत्मा की शुरुआत के युग के उदय का श्रेय दे रही थीं। उन्होंने लोगों से अपनी साधना को त्यागने और साधना के मार्ग को छोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी और विज्ञान की शक्ति की ओर लौटने का आह्वान किया। आतंकवादी हमले, कई तथाकथित बलि अनुष्ठान और अलौकिक सभ्यता से संपर्क करने और उन तक पहुंचने की इच्छा रखने वाले संगठनों जैसी कई विचित्र घटनाएं शुरू हो गईं। पूरे संघ में ये घटनाएं बार बार हुईं। ऐसे बहुत से लोग थे जो डरे हुए थे, लेकिन डरे हुए से ज्यादा क्रोधित थे। जांच और बदला लेने की बातें और भी गर्म हो गईं। त्रासदी के घटित होने के एक रात के भीतर ही सब कुछ भड़क गया। संघ की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। डुआन मुके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से पहले कई उपाय किए जिसका प्रसारण पूरे संघ में किया जाना था। उन्होंने सभी मीडिया एजेंसियों को आमंत्रित किया और मरकरी त्रासदी के बारे में घोषणा की। अगर संभव हो तो मैं चाहता हूं कि मुझे ये घोषणा न करनी पड़े क्योंकि हम में से कोई भी त्रासदी नहीं देखना चाहता। लेकिन त्रासदी हुई है। ये स्पिरिट इंसेप्शन एरा की गलती नहीं है। एकमात्र दोष हमारी अपनी कमजोरी है। डुआन मुके पूरे संघ के सामने खड़े होकर अपनी घोषणा कर रहे थे। उनके चेहरे पर दुख लिखा हुआ था और उनकी आवाज भारी थी। कमजोरी हमारा पाप है। मैं आज सुंदर शब्द नहीं बोलना चाहता। मैं समझाना या छिपाना नहीं चाहता। मैं आपको केवल 4 बातें बताना चाहता हूँ।
पहला सच है, वास्तव में क्या हुआ। दूसरा यह है कि संघ सरकार ने प्रतिशोध में क्या किया है और क्या करेगी। तीसरा और चौथा, खैर आपको जल्द ही पता चल जाएगा। सबसे पहले, बुध ग्रह पर 213,756 मौतें हुईं। एक ग्रह का अपना जीवन होता है। बुध ग्रह का आधे से ज्यादा जीवन छीन लिया गया है। यह अब अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण में है। शायद निकट भविष्य में हमारे वंशज केवल ऐतिहासिक अभिलेखों में ही पढ़ पाएंगे कि बुध कैसा था। मृत्यु का कारण एक वायरस है जो प्रकाश के माध्यम से फैलता है। यह एक भयानक वायरस है, लेकिन इसका जीवन काल केवल 2 घंटे तक रहता है। संघ ने इसका अध्ययन किया है और इससे निपटने का एक तरीका निकाला है। जहां तक अपराधी की बात है, हमने पुष्टि की है कि यह एक अज्ञात अलौकिक सभ्यता है। जब संघ के अध्यक्ष ने यह कहा तो स्क्रीनिंग देख रहे हर निवासी में गुस्सा भर गया। हालांकि उन्हें विभिन्न मीडिया स्रोतों से पता चला था कि यह वास्तव में सच था, इस समय कई लोग अभी भी रो रहे थे। उनके दिलों में आतंक बढ़ गया। विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक मानसिक टूटने के संकेत भी थे। डुआन मुके ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। बोलते समय उनकी अभिव्यक्ति और आवाज़ का लहजा गंभीर बना रहा। दूसरी बात, जब हमें इस बारे में पता चला तो संघ ने ग्रह सरणी गठन को सक्रिय कर दिया जो अभी तक पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है। भले ही ये केवल आधा ही पूरा हुआ है, फिर भी इसमें क्षेत्र को सील और बंद करने की क्षमता है। हमने प्रमुख ग्रहों पर विभिन्न सरणी संरचनाओं को भी सक्रिय कर दिया है। संघ की सेना को भी सक्रिय कर दिया गया है और वे अब पूरे सौर मंडल में फैल गए हैं और शिकार पर हैं। हमें अपना बदला लेना चाहिए। डुआन मुके ने अपना अंतिम कथन चिल्लाया। इस समय उनकी आभा अब गंभीर नहीं थी, बल्कि पागलपन और गंभीर दृढ़ संकल्प के रंग में थी। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, वे अनगिनत अन्य लोगों के साथ गूंज उठे। बदला लेने की पुकार विभिन्न क्षेत्रों में गूंज उठी और अनगिनत संघ निवासियों ने एक स्वर में चिल्लाया। तीसरा, संघ हमारी नवजात आत्माओं के बिना नहीं है। इससे पहले सम्मानित बुजुर्ग एकांत में चले गए थे, यही कारण है कि हमें उन्हें परेशान करना अनुचित लगा। कल वे एकांत से बाहर आए। वे अंतरिक्ष में एक निजी यात्रा करेंगे और अपराधियों का पता लगाएंगे। उस समय संघ के अध्यक्ष ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनके पीछे एक भ्रामक स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन के भीतर तारों से जगमगाते ब्रह्मांड का विस्तृत विस्तार प्रतिबिंबित हो रहा था। अंतरिक्ष में तेजी से एक तलवार के आकार का क्रूजर चल रहा था। क्रूजर के भीतर एक बुजुर्ग ध्यान में बैठे थे। बुजुर्ग की छवि अस्पष्ट और धुंधली थी। उसे पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन जहां से क्रूजर गुजरा, अंतरिक्ष के ताने बाने में लहरों की एक श्रृंखला उसके पीछे छोड़ गई। यह एक अद्भुत दृश्य था। तभी बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक गहरी, अथाह रोशनी थी। उनकी निगाहें स्क्रीन को भेदती हुई सभी की आत्माओं की गहराई में हिल गईं। पहले जो भय पैदा हुआ था, वह एक नवजात आत्मा के अभूतपूर्व प्रकट होने से बहुत कम हो गया, लेकिन पहले की डर की भावनाएं शांत हो गईं। घोषणा से अधिकांश साधक जाग गए। वे जानते थे कि एक नवजात आत्मा वास्तव में क्या दर्शाती है, इसलिए वे उत्साहित हो गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी अभी आशा का जन्म देखा हो। चौथा, संघ ने सफलतापूर्वक एक एंटी स्पिरिट बम का आविष्कार किया है। यह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन विस्फोट होने पर इसकी शक्ति एक नवजात आत्मा के बराबर है। हमने एंटी स्पिरिट बम का अपना पहला बैच बनाया है। उनमें से 1000 हैं। अगर हम 50 ऐसे विस्फोट करते हैं तो एक नवजात आत्मा को मारना अब असंभव काम नहीं रह जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलौकिक सभ्यता कितनी मजबूत है, 1000 बम उन्हें मिटाने के लिए पर्याप्त हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष ने जोर से घोषणा की। बमों की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन पिछले 3 घोषणाओं के लिए उन्होंने जो सबूत दिए थे, वे जनता को चौथी पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त थे। इस विश्वास के साथ उनका बहुत सारा डर भाग गया और दूर हो गया। डुआन मुके की घोषणा एक आश्चर्यजनक सफलता थी। नवजात आत्मा के साथ साथ एंटी स्पिरिट बम के खुलासे ने जनता के विश्वास को मजबूत किया था। हालांकि एक छोटा अल्पसंख्यक जानता था कि भले ही एंटी स्पिरिट बम सफल हो गया हो, लेकिन उनमें से बहुत से लोग आसपास नहीं होंगे। उनकी संख्या हजारों में नहीं होगी और वे 100 एंटी स्पिरिट बम होने पर भी खुद को भाग्यशाली मानेंगे। डुआन मुके ने जनता को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया। उसने अपना बड़ा हाथ एक तरफ घुमाया और उसके पीछे की स्क्रीन हिल गई और हेड सेनेटर की छवि दिखाई दी। सीनेट फेडरेशन के साथ पूरा सहयोग करेगी ताकि अपराधी को उसकी उचित सजा मिले। हम मरते दम तक लड़ेंगे। ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान देगा। 5 पीढ़ी का आकाश कबीला, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय, प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय, 4 दाव कॉलेज अपने जीवन के साथ फेडरेशन की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। हेड सेनेटर की छवि गायब हो गई और उसके बाद विभिन्न राजनीतिक ताकतों के प्रतिनिधि दिखाई दिए। वे स्क्रीन पर दिखाई दिए और वे अकेले नहीं थे। उनमें से हर एक के पीछे साधकों की सेनाएं थीं। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प और हत्या से चमक रही थीं और उनके चेहरे पर प्रतिशोध की इच्छा लिखी हुई थी। फेडरेशन की पूरी आबादी अब चिंतित नहीं थी।
विभिन्न शहरों में फेडरेशन के अधिकारियों ने अपने निवासियों को सांत्वना देना और उनकी चिंताओं को कम करना शुरू कर दिया। घरेलू संकट का समाधान ही नहीं हुआ था, लोग एकत्रित हुए थे और मजबूत जन समर्थन का निर्माण किया था। प्रतिशोध और न्याय के लिए रोना अचानक आम हो गया। जैसे ही वे संघ में फैल गए, अंतरिक्ष में कहीं एक काली जेलीफिश जो अंतरिक्ष के अंधेरे कैनवास में निर्बाध रूप से विलीन हो गई थी, आगे बढ़ रही थी। यह अभी तक सौरमंडल से बाहर नहीं निकली थी, ये वहीं रही और मंगल के आसपास थी, और जहां से यह जा रही थी उसे देखते हुए यह मंगल के पास से गुजरेगी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि तीनों साधक वहां से जाना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि संघ द्वारा लॉकडाउन ने उनकी समझदारी बढ़ा दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सौरमंडल में लॉकडाउन के बाद उन्हें 2 नवजात आत्माओं की उपस्थिति का आभास हुआ जो उन्हें खोज रही थीं। तीनों साधक अधिक सावधान हो गए। आखिरकार ब्रह्मांड के इस हिस्से में कई ऐसी इकाइयां थीं जो उन्हें भयभीत करती थीं। हालांकि बुध पर उन्हें जो पुरस्कार मिले थे उससे उन्हें बहुत संतुष्टि मिली। उन्होंने अपना मन बना लिया था, अब उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना था। बुजुर्ग के जेड पेंडेंट की मदद से हम अपनी मौजूदगी को छिपा सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि शायद हम इसे किसी और समय कर सकते हैं, फिर सरणी गठन से बाहर निकलकर चले जाएंगे। ये थोड़ा जोखिम भरा है। तीनों ने कुछ देर बात की और एक आम सहमति पर पहुंचे। उन्होंने इस विचार को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। अचानक आगे बढ़ रही काली जेलीफिश हिंसक रूप से कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि यह एक खास भावना को बाहर भेज रही है, जिससे तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं। अपने चेहरे पर सेंटीपीड के साथ साधक ने जल्दबाजी में कंपास निकाला और हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया। कंपास की रोशनी अचानक चमक उठी और मंगल की एक छवि दिखाई दी। यह अनगिनत बार बढ़ाई गई जब तक कि यह पता नहीं चला कि मंगल में गहरे भूमिगत विश्राम कर रहा था छाया का एक समुद्र। भले ही वे इसका वास्तविक रूप विस्तार से नहीं देख सकते थे, फिर भी वे कंपास के माध्यम से महसूस कर सकते थे और इस छाया के भीतर से निकलने वाली असाधारण आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। यह एक डार्क आर्टिफैक्ट है, हे भगवान! ये वास्तव में एक डार्क आर्टिफैक्ट है। कोई आश्चर्य नहीं किसी ग्लूटन ने इस तरह से प्रतिक्रिया की। ये कैसे संभव है? यह एक डार्क आर्टिफैक्ट है। किंवदंतियों में पूरे ब्रह्मांड में केवल कुछ ही जीवित डार्क आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया गया है। किंवदंतियों में कहा गया है कि जो व्यक्ति डार्क आर्टिफैक्ट का उपयोग करता है, उसके पास जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र पर शक्ति होती है। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे परेशान महसूस करने लगे। एक लंबे समय के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि अगर वे ऐसे ही चले गए तो वे रात को अच्छी तरह से आराम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और एक निर्णय पर पहुंचे। चलो एक नज़र डालते हैं। अगर इसे लेने का कोई मौका है तो हम इसे ले लेंगे। अगर कोई मौका नहीं है तो हम तुरंत चले जाएंगे और बड़ों को सूचित करेंगे। हम अपने कबीले के लोगों को इस सभ्यता को नष्ट करने और उनके पास जो कुछ भी है उसे लेने के लिए बुलाएंगे। तीनों पुरुषों की लाल आंखें और भी लाल हो गईं। उन्होंने काली जेलीफिश को दूसरी दिशा में मोड़ दिया और सीधे मंगल की ओर चल पड़े।